देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे, जस्ट इसका इंट्रो किए थे हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा था यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा अगर किसी के पास रह जाता है अर्निंग के बाद, अगर किसी का सरप्लस रहता है तो वो पैसा चाहे तो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अर्निंग और एक्सपेंस, ये अर्निंग के हिसाब से अगर एक्सपेंस पे करने के बाद सरप्लस रह जाएगा तो लोग उसे बचा सकते हैं, और बचा के घर पे रखने की जगह वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, शेयर में, बॉन्ड में, डिवेंचर में, गोल्ड में, फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। अलग अलग जगह पे बैंक में भी एज ए सेविंग्स एफडी करके रख सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसका अकाउंटिंग वो कैसे करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी कंपनी में मिस्टर ए मान लो डिवेंचर खरीद रहा है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, शेयर खरीद रहा है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस यही सब रहेगा, शेयर बॉन्ड डिवेंचर, ठीक है। और ये किस पैटर्न पे रहेगा, पहला बात है कि ये अकाउंटिंग पूरा AS13 के हिसाब से होगा। तो AS13 भी है तुम लोगों का, तो AS13 हम लोग अलग से भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे वो AS13 के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर बॉन्ड और डिवेंचर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया था, अगर देखो थोड़ा सा याद है तो एसेट क्या होता है, एसेट जो होता है यहाँ पर हम लोग जिसे एंटरप्राइज में अर्निंग के लिए क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं। एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम, ठीक है। अगर कोई एसेट रख रहा है, क्यों कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट करके ऐसा एसेट खरीद रहा है जिससे वो अर्निंग कर सकता है। अब अर्निंग दो तरह का हो सकता है उस एसेट से, रेवेन्यू या कैपिटल नेचर का, ठीक है। मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू से, जैसे वैकेंट लैंड को अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो मान लो आज वैकेंट लैंड खरीदा 5 साल 10 साल बाद, क्योंकि वैकेंट लैंड का हमेशा एप्रिसिएशन ही होता है। तो अगर कोई 10 लाख का अगर वैकेंट लैंड खरीद रहा है तो वो फ्यूचर में उसे 15 लाख 20 लाख जैसे एरिया वाइज जो है हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल नेचर का इनकम, इन्वेस्टमेंट करके। रेवेन्यू नेचर में डिविडेंड हो सकता है शेयर से, इंटरेस्ट हो सकता है डिवेंचर बॉन्ड से, और रेंटल इनकम हो सकता है अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोगों को ये अकाउंटिंग करना है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और ये देखो ये कैसे हो रहा है, वेरिएबल नेचर का इनकम है। देखो यहाँ पर होल्डिंग के हिसाब से भी हम लोगों ने देखा था, एसेट दो तरह का होता है, करेंट और नॉन करेंट, ठीक है। जिसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। अगर लेस देन 1 ईयर के लिए है तो करेंट, और अगर मोर देन 1 ईयर के लिए है तो नॉन करेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखे थे कि फिक्स्ड इनकम अगर होता है तो फिक्स्ड इनकम में आ जाता है डिवेंचर। हमें पता ही है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी का प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस जो भी हो, जो डिवेंचर इंटरेस्ट बता दिया गया है पहले उतना ही होगा, क्योंकि लोन होता है ना। लेकिन शेयर का जो है वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला स्टार्ट किए थे, दैट इज डिवेंचर वाला, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया था कैसे करके हम लोग इन्वेस्टमेंट का कॉस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला मैंने करवाया था, लेकिन उसका अकाउंटिंग नहीं करवाया, ठीक है। अब हम लोग उसका अकाउंटिंग करेंगे, तो अकाउंटिंग फॉर्मेट जैसे होता है लेजर उसी तरह से ही होगा, ठीक है। तो हम दिखाते हैं इसी क्वेश्चन के साथ कैसे करके फॉर्मेट भी होगा, और क्वेश्चन भी एक बार बता देंगे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, मतलब सोल्यूशन लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर मेन जो सोल्यूशन होगा, लेजर बनाने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में। देखो लेजर बनाने के लिए लेजर ही बोलेगा, ठीक है। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बियर, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ in the books of Messrs. Bull and Bear investment account गुड मॉर्निंग श्रेयशीष। मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, फॉर द पीरियड, और ये कब तक का बनाने के लिए बोला था वो भी हमें दे रखा है। देखो ये कब तक का हमें बनाने के लिए बोला था, ये देखो फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2002 टू 31 मार्च 2003, ठीक है। टू 1 दिसंबर 2002 टू 1 मार्च 2003,
3 तक का बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 12%, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्रिप बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट दिन भी देखो स्क्रिप ये लैंग्वेज लिखवाया था। ये देखो, फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप या फिर सिक्योरिटीज, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस रेट को हम लोग ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रिप कितना है, यहाँ पर बताया था 12%, ठीक है। 12%, और कब कब इंटरेस्ट दिया जाता है, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो यहाँ पर हो जाएगा 12% डिवेंचर 30 मार्च, 31 मार्च होगा, 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑफ मेसर्स, जिनसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए, मेसर्स वाई लिमिटेड, ठीक है। ऐसे करके प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। अब हम लोग इसका लेजर जो है बना लेंगे, लेजर जैसे फॉर्मेट होता है। यहाँ पर अलग अलग कॉलम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉलम में डेट आ जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर, नंबर, इंटरेस्ट और कॉस्ट, ठीक है। तो नंबर के जगह नॉमिनल वैल्यू भी हम लोग लिख के कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, हम बता देंगे नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर अगर तुम लोग अपने मैट में देखोगे तो हर जगह पे नॉमिनल वैल्यू लिख के ही सॉल्व किया है, तो नॉमिनल वैल्यू लिख के भी हम लोग कर सकते हैं। और एक ही क्वेश्चन है जहां पर नंबर लिख के किया है, तो वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर लिख के भी कर सकते हो, नॉमिनल वैल्यू लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। ये हम नंबर लिख के दिखा देते, बाकी नॉमिनल वैल्यू से दिखा देंगे, एक ही बात है, तुम लोग देखने से समझ जाओगे कैसे होगा। ये हो गया कॉस्ट का, ये इंटरेस्ट का, ये सब रुपीज में होगा, ये नंबर है तो ये रुपीज का नहीं होगा, ठीक है। और सेम कॉलम इधर भी हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, इंटरेस्ट, कॉस्ट। कॉस्ट या फिर अमाउंट भी लिख सकते हो, कॉस्ट के जगह अमाउंट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा जो भी लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन सॉल्व किया था, यहाँ पर बोला है कि इन 2001 मेसर्स वाई लिमिटेड इशू 12% फुल्ली पेड डिवेंचर ऑफ 100 इच, इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर, एवरी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो नॉर्मली ईयर में 2 टाइम्स जो है इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है सितंबर और मार्च को, और कौन दे रहा है, ये मेसर्स वाई लिमिटेड, ये कंपनी है। 1 दिसंबर 2002 मेसर्स बुल एंड बियर ने परचेस किया था 10,000 डिवेंचर 101 एक्स इंटरेस्ट के साथ। तो डिवेंचर परचेस करने का एंट्री क्या होगा, हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, देखो हम लोग बना रहे हैं जिसने खरीदा है, मेसर्स बुल, वो अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो उसने इन्वेस्टमेंट खरीदा है। ये कौन सा अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो इन्वेस्टमेंट परचेस करने का एंट्री मैंने लिखवाया भी था, और ऐसे तुम लोग को भी पता है। ये देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, और यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, हो सकता है कि हम लोग ऐसे डेट पे खरीद रहे हैं जिस डेट पे हमें क्या करना पड़ेगा, जिससे परचेस कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट दे के खरीदना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में यहाँ पर समझाया था। ये देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंपनी एक्चुअली वो अपने टाइम पे ही इंटरेस्ट देगी, जो होल्डर है उसी को इंटरेस्ट देगी, ठीक है। तो इन द मीन टाइम अगर सेल परचेस होता है मार्केट में, तो वो जो है सेल परचेस वाले अपने अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने करवाया था लास्ट दिन, यहाँ ड्रॉ भी किया था। ये देखो यहाँ पर परचेस किया है 1 को, 1 को परचेस किया है 10,000। तो परचेस का एंट्री क्या होगा, पहले ये सोचो, पहले एंट्री पोस्ट कर देते फिर अमाउंट भी लिख के दिखा देंगे। एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग परचेस करें 1 को, तो एंट्री क्या लिखेंगे, बोलो। इन्वेस्टमेंट परचेस का एंट्री क्या होता है, बोलो, इन्वेस्टमेंट परचेस का एंट्री क्या होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक।
टू बैंक लिखेंगे और डेट जो है क्वेश्चन में वही लिखेंगे, ठीक है। 1/1/2002 को परचेस किया गया है टू बैंक, ठीक है। अच्छा, अब कितना सारा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने नंबर से डिफाइन किया है, नॉमिनल वैल्यू से भी कर सकते हैं। कितना सारा डिवेंचर खरीदा है, यहाँ पर नंबर देखो 10,000 ही दे रखा है, तो हम लोग डायरेक्टली नंबर के कॉलम में नंबर लिख देते हैं 10,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस्ट चेक करेंगे। कॉस्ट हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेट करके देखा था, ठीक है। इतना खरीदा गया है और देखो कैसे खरीदा गया है। खरीदा गया है 101 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब जो रेट बताया गया है @101, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का प्राइस इंक्लूडेड है, इसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो नहीं है तो एक्सक्लूड भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कभी कभी इंटरेस्ट के साथ प्राइस बताया जाता है, कभी कभी इंटरेस्ट के अलावा भी प्राइस बताया जाता है एक्सक्लूड करके। तो एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ब्रोकरेज था क्वेश्चन में कि 1% ब्रोकरेज देके खरीदना पड़ेगा। और जब जब हम लोग ब्रोकरेज देके परचेस करेंगे, हमारा कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम लोग कुछ भी खरीदते हैं और उसमें अगर ब्रोकरेज जैसे टैक्स वगैरह लगता है, वैसे ब्रोकरेज लगता है शेयर खरीदने से, तो @1% यानी 10,100, तो परचेस प्राइस हो गया 10,20,100। ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो हम लोग लास्ट दिन कैलकुलेट कर रखे थे, 10,20,100, 10,20,100, ठीक है। ये हो गया हम लोग का परचेस प्राइस। अब इंटरेस्ट, क्या हम लोगों को इंटरेस्ट देके खरीदना पड़ेगा, मतलब मेसर्स बुल को क्या इंटरेस्ट देके खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग ये ड्रॉ चेक करेंगे। देखो लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, सितंबर को, क्योंकि कंपनी कब कब इंटरेस्ट देती है, 31 मार्च और सितंबर को। तो सितंबर लास्ट इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने दिसंबर खरीदा है, तो हम लोग को ऐसे चेक करना चाहिए कि दिसंबर के आगे कब इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, सितंबर, ठीक है। क्योंकि सितंबर के बाद दिसंबर आता है, वैसे तो मार्च के बाद भी आता है, लेकिन मार्च के बाद तो सितंबर भी आ जाता है ना। तो ड्रॉ देखो, तो सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर का 1 तारीख है, मतलब 2 मंथ्स होल्ड किया गया था। अगर 2 मंथ्स होल्ड किया है उसके बाद परचेस किया है जिससे, तो उसने इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद 2 मंथ्स बाद बेचा है, तो उसको 2 मंथ्स का इंटरेस्ट दे के हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो हम लोग का इंटरेस्ट डेबिट 2 मंथ्स का होगा, तो इंटरेस्ट डेबिट 2 मंथ्स का यानी कितना होता है, ये भी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। तो 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100 फेस वैल्यू, 12% रेट था और 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो ये हो गया देखो इंटरेस्ट का वैल्यू 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से 20,000 हो जाएगा। ये मैंने एंट्री दिखाया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,20,100, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक। अब ये जब हम लोग यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो हम लोग का कंबाइन एंट्री क्या हो गया, इस तरह से होगा। टू बैंक तो लिख ही देंगे, ठीक है। टू बैंक मतलब इन्वेस्टमेंट टू बैंक और इंटरेस्ट टू बैंक, इस तरह से होगा, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एक एक कॉलम एक एक लेजर है, ऐसे समझो, ठीक है। एक एक कॉलम एक एक लेजर हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट टू बैंक यहाँ पर कॉस्ट में आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट टू यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट टू बैंक बोल के यहाँ पर आ जाएगा, तो इंटरेस्ट का वैल्यू इंटरेस्ट कॉलम में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट है 20,000, 20,000 इंटरेस्ट देके हम लोगों ने खरीदा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्रॉ देखो, ड्रॉ अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद कौन सा डेट आ जाएगा, और क्वेश्चन में भी देखना पड़ेगा कि क्या बोला गया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परचेस किया है, उसके बाद बोल रहा है ऑन 1 मार्च 2003 द फर्म सोल्ड ऑल दिस डिवेंचर एट 103, और उसके बाद इन्होंने 1 मार्च को बेच दिया, ठीक है। 1 मार्च को बेच दिया, तो जब बेचेगा तब उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। और कितना करके बेचा है, 103 करके, तो सारा का सारा बेच दिया, यानी 10,103 करके। अब 103 कौन सा प्राइस है, एक्स इंटरेस्ट, मतलब एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट है। देखो एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये रेट हो गया। अब सेल करने पे जो पैसा जनरेट होता है ब्रोकरेज पे करने से, वो वैल्यू जो है कम हो जाएगा, तो 1% ब्रोकरेज दे के खरीद मतलब बेच रहे हैं, ठीक है। तो जिसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे जो ब्रोकर कंपनी का, वो 1% ब्रोकरेज काटेगी, यानी 10,30,000 में 10,300 हमसे डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो 10,19,700 ये हमें मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का चला गया, इन्वेस्टमेंट इतने का चला गया, 10,20,100 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन था ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें सही करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब जब हम लोग बेच रहे हैं, सोचो कि बेचने के पहले कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू की थी, अब हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू किया था, क्योंकि कंपनी तो 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट देगी, ठीक है। तो हम लोग जिनको बेचेंगे उनसे कितने मंथ्स का रिकवर करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा ही जब 31 मार्च आएगा। लेकिन ये जो बेच रहे हैं जो मेसर्स बुल एंड कंपनी, इनका हमेशा पैटर्न ये रहेगा, ऐसे हमें देखना चाहिए कि लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, बोलो लास्ट इंटरेस्ट कब
कब ड्यू हुआ था? इंटरेस्ट 2 ही बार ड्यू होता है, 31 मार्च 2002 के बाद इंटरेस्ट तो यहाँ पर ड्यू होगा, तो लास्ट इंटरेस्ट यहाँ पर ड्यू हुआ था। तो मुझे ये बोलो कि कितना इंटरेस्ट जो है हम लोग मतलब मेसर्स बुल एंड कंपनी को लेना चाहिए परचेजर से, बोलो कितना इंटरेस्ट लेके बेचना चाहिए? तो लास्ट सितंबर ड्यू हुआ था, तो उसने कितने दिन होल्ड किया? अक्टूबर। यहां से नहीं देखेंगे, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था उस दिन। यहां से नहीं देखना है, हमें हमेशा देखना है कि लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, ठीक है, ये हटा देते हैं, लास्ट इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ था उसके हिसाब से देखना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर 31 ऑफ मार्च को हम लोगों ने सेल किया है, ठीक है, ये ठीक है, सेल किया है इस डेट पे, ठीक है। अब जब 5 सेल करें 5 मंथ्स, तो यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, 5 मंथ्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मंथ्स हम लोग इसको होल्ड किए। क्यों 5 मंथ्स कवर कर रहे हैं? वैसे तो 3 मंथ्स ही होल्ड किया है, अगर यहाँ से चेक करेंगे जिस दिन परचेज किया है, लेकिन हम लोगों ने जिससे खरीदा था उसको 2 मंथ्स का तो इंटरेस्ट दे के खरीदा था ना, मतलब हम लोगों ने होल्ड नहीं किया फिर भी उसको 2 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया। इसका मतलब हम लोगों ने क्यों दिया था कि अगर होल्ड करेंगे तो हमें 6 मंथ्स का 4 मंथ्स होल्ड करने से हमें इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से डायरेक्ट, लेकिन मिडिल में ही बेच दिया। तो हमेशा देखो कि लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, क्योंकि हम लोग हमेशा इंटरेस्ट का वैल्यू पे करके खरीदते हैं ना, तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 मंथ्स का दे के खरीद दिया था इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर 3 मंथ्स, टोटल 5 मंथ्स का हम लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और जो होल्ड करेगा उसका 1 मंथ का ही होगा। देखो मार्च से लेके मार्च तक 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर 5/12 कर लेंगे, तो इसका वैल्यू देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, और ये इंटरेस्ट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। 5/12 तो ये हो जाएगा 12 कैंसिल, 50,000 हो जा रहा है, देखो 50,000। अच्छा ये 50,000 हो गया, और यहाँ पर ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट देख लेते कितना हो जाएगा, 10,19,700, और यहाँ पर है 50,000, तो ये हो गया 10,19,700, ये आ जाएगा 969700 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पोस्ट करेंगे, देखो इसका पोस्टिंग कैसे होगा, इसका पोस्टिंग यहाँ पर 1 मार्च को सेल हो गया, 1 मार्च 2003 को सेल हो रहा है, 1 मार्च 2003 को सेल हो रहा है बाई बैंक, पहले ऐसे लिखेंगे, देखो बाई बैंक, ठीक है। यहाँ पर कितना सारा डिवेंचर बेच रहे हैं? 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 50,000, ठीक है। और कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट ये वाला 10,19,700, जितने में बेच रहे हैं 10,19,700। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि सेल करके प्रॉफिट है कि लॉस, क्योंकि हर एक सेल में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे प्रॉफिट है कि लॉस? यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर, अच्छा यहाँ पर लेकिन हर जगह पे वर्किंग नोट बोल के लिखना पड़ेगा। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये 2, वर्किंग नोट नंबर 2, और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा ये कैसे चेक करेंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस? ठीक है, अब देखो हमें कोई मेथड नहीं बोला है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि एवरेज मेथड है, फीफो मेथड है, यहाँ पर कुछ भी मेथड अगर हमें नहीं बोला है तो हम लोग एवरेज मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज मेथड का? मतलब देखो हम लोग फर्स्ट टाइम कितना डिवेंचर खरीदे थे, यहाँ पर दिखेगा 10,000, 10,20,100 से, ठीक है, और उसको बेचे कितने में है? 10,19,700। तो चेक करते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, ये देखो सिंपल, यहाँ पर सेल प्राइस डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो सेल प्राइस कितना है? 10,19,700, ठीक है, और इसी का परचेज प्राइस, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कोई प्रोपोर्शनेट अमाउंट नहीं बेचा है, पूरा का पूरा बेच दिया है, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 10,20,100। अब बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? हम लोगों ने बेचा इतने में और इतना इतना प्राइस देके खरीदा था, तो कि प्रॉफिट है कि लॉस है? बताओ, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? हम तब तक कैलकुलेटर ओपन कर रहे हैं, मैंने गलत ऐप लगा लिया। लॉस। हाँ लॉस है, बताओ कितना लॉस है? माइनस करने से ही तो पता चलेगा। 10,19,700। 400। अच्छा
400 का हो गया है लॉस, ठीक है। तो ये हो गया लॉस 400, ठीक है। ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया क्योंकि हम लोग जितना खरीदे थे उतना ही बेच दिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोपोर्शनेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लॉस होने से बाई पीएल होता है, कब लॉस हुआ, जिस दिन सेल किए, तो सेम डेट पे हो जाएगा बाई पीएल। अब इसको लिखना कहाँ चाहिए, देखो लॉजिक क्या है, नंबर में तो नहीं जाएगा क्योंकि लॉस होने से नंबर में थोड़ी ना कम बेसी होगा, वो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो कौन से कॉलम में जाना चाहिए। देखो जो लॉस हो रहा है वो तो ना हमारा नंबर है ना तो हमारा इंटरेस्ट है, तो डायरेक्ट कौन से कॉलम में जाएगा, लॉजिकली यहाँ पर कॉस्ट में, ठीक है, कॉस्ट में चला जाएगा। अच्छा अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब और तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज कर लेते हैं। बैलेंस कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हमारा अकाउंट ही क्लोज हो जा रहा है, हम लोगों ने सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो 10,000 इन्वेस्टमेंट था। इस पूरे अकाउंट को कैसे रीड करोगे, देखो यहाँ पर दोनों साइड बना लेते, 10,000 इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। 10,000 का कुछ भी नहीं बचा, बाई बैलेंस सीडी दिखता, कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आया, 50,000, ठीक है। हम लोगों ने 50,000 इंटरेस्ट लिया, ठीक है, जब बेचा, लेकिन जब खरीदे थे तो 20,000 इंटरेस्ट दिए थे, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा डेबिट हुआ कि क्रेडिट, मतलब कंडीशन ऐसे हुआ कि जब हम लोगों ने परचेस किया था जिससे, उसको 20,000 इंटरेस्ट दे के परचेस किया था, और जब बेचा तो 50,000 इंटरेस्ट लेके बेचा, तो हमारे पास इंटरेस्ट ओवरऑल डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, मतलब इंटरेस्ट रह गया या फिर इंटरेस्ट मतलब डेबिट हुआ कि क्रेडिट, यही हम बोलना चाह रहे हैं। ये देखो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोगों ने परचेस किया था तब 10,000 इंटरेस्ट दिया था, तब तो डेबिट हुआ था, और जब हम लोगों ने सेल किया तो 50,000 इंटरेस्ट कवर किया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, 30,000, सॉरी 40,000, क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, बोलो 40,000 क्या हो जाएगा, डेबिट। ये 20 था, सॉरी 40,000 डेबिट कैसे होगा, ये 20 था वैसे भी। कौन सा अमाउंट ज्यादा है, मैथ्स की तरह होता है ना, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट। क्रेडिट, तो 30,000 क्रेडिट। अब इंटरेस्ट को कहाँ क्लोज करते हैं, बताओ इंटरेस्ट को कहाँ क्लोज किया जाता है, हायर परचेस में भी तो कर रहे हो, इंटरेस्ट कहाँ क्लोज होता है, डिप्रिशिएशन, हर एक इनकम या एक्सपेंस कहाँ क्लोज होता है, पीएल में। पीएल में, तो ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे भी बैलेंस करोगे, देखो इधर 50,000 है, यहाँ पर टोटल में लेजर में 50 लिखोगे, और यहाँ पर बैलेंस करने से 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ गया क्रेडिट, ये देखो क्रेडिट साइड में, ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। 2 क्या लिखेंगे, 2 पीएल बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 पीएल बोल के लिखेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं क्योंकि लेजर बैलेंस करके हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्लोज कैसे होगा, ये यहाँ पर 10 लाख, ये देखो इधर कोई बैलेंस आएगा ही नहीं क्योंकि 10,20,100 का हम लोगों का कॉस्ट आया था, जो डिवेंचर हम लोगों ने खरीदा, और बेचा 10,19,700, इस वजह से 400 का लॉस हुआ। तो इस तरह से ये वाला अकाउंट जो है क्लोज हो गया, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से अकाउंटिंग होगा। ये एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने से कैसे होगा, इतना आसान नहीं रहता, इतना बोलेंगे, मतलब इतना छोटा छोटा एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इलास्ट्रेशन 1 के बाद यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे शेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चले जाएंगे, वहां पर हमें डिवेंचर और बॉन्ड का क्वेश्चन मिलेगा, वो वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि मिडिल में सारा शेयर्स का क्वेश्चन है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है, देखो ये वाला भी इक्विटी शेयर का है, ये भी इक्विटी शेयर का है, क्योंकि अभी तो हम लोग इक्विटी शेयर स्टार्ट नहीं किया, हम लोग इलास्ट्रेशन 3 करेंगे, फीफो मेथड से है, इलास्ट्रेशन 4 कर सकते हैं और 5 आई थिंक, ठीक है। तो 3 तो मुझे दिख रहा है, 3 जो है ये बॉन्ड का है, तो हम लोग बॉन्ड का कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी फिक्स्ड इनकम बियरिंग वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करना पड़ेगा पहले। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और ड्रॉ भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, ए स्टॉक ब्रोकर, रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो मिस्टर जेड है उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रखा है जो 9% इंटरेस्ट देता है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले से ही उनके पास ये बॉन्ड था, कितने का, कॉस्ट है 1,20,000, सॉरी नॉमिनल वैल्यू है 1,20,000, नॉमिनल वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जितने सारे बॉन्ड है, इनटू फेस वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो, बात एक ही है। एक
1,18,000 से खरीदा गया था, ये कॉस्ट है, मतलब मार्केट का प्राइस तब चल रहा था, तो ये ठीक है। नॉमिनल वैल्यू बता भी दिया है 100, अगर नहीं बताता है तो बॉन्ड और डिवेंचर का हमेशा एजम्पशन लेंगे कि 100 है, और अगर क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ बताएगा तो उसका एजम्पशन लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है देखो, 1/3/2001 में परचेस किया गया है 200 यूनिट, 200 यूनिट बॉन्ड एक्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 98। फिर 17 में सोल्ड किया गया है यूनिट 500 एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग 100 रुपीज 100, परचेज 150, फिर सोल्ड कर दिया गया है। फिर इंटरेस्ट डेट बताया है कब कब इस बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, तो बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है 30th ऑफ सितंबर को मिलता है और 31st ऑफ मार्च को मिलता है, ठीक है। और मिस्टर जेड क्लोज हिज बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st दिसंबर, सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स मिस्टर जेड फॉलो फीफो, ठीक है। हमें फीफो मेथड फॉलो करके इसको करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं पूरा, तो एक मतलब समरी बना लेते हैं जिसको देख के हम लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ओपनिंग बैलेंस था मिस्टर जेड का, ओपनिंग बैलेंस था। अब ओपनिंग बैलेंस कौन से डेट का आएगा, अगर इनका ईयर एंड 31st दिसंबर को होता है तो ओपनिंग बैलेंस कौन से डेट का आएगा बताओ। अगर ईयर एंड इनका 31st दिसंबर को होता है, ये अपना ओपनिंग बैलेंस बता रहे कि मेरे पास इतना सारा बॉन्ड है, तो इनका ओपनिंग बैलेंस हेलो। मैम का आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ वो थोड़ा सा नेट चला गया था। अब आ रहा है, देखो आवाज आ रहा है। यस मैम। अच्छा, और स्क्रीन शेयर है तो यस मैम। हाँ, वो नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। अच्छा हाँ, अब देखो मेरा मैंने जो पूछा था क्वेश्चन कि अगर 31st ऑफ दिसंबर अगर ईयर एंड होता है मिस्टर जेड का, तो उनका ओपनिंग डेट कौन सा होगा बिजनेस का, 1 जैन। 1 जैन। तो हम लोग यहाँ पर 1 जैन लिखेंगे, 1 Jan 2001, ठीक है। 1 Jan 2001 को इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये हम लोगों को प्रिपेयर करने बोला 31st दिसंबर और यहाँ पर 1 मार्च से इसके बाद परचेस दिखा है, तो इसका मतलब 2001 ही होगा, क्योंकि अगर जैन टू दिसंबर होता है तो 2001 ही पूरा रहेगा, उसमें तो और चेंज नहीं होगा। तो ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 रुपीज, 1,20,000, मैम 1,20,000। हाँ बोलो। सीओम भैया का स्क्रीन शेयर हो गया। शिवम, तुम्हारा स्क्रीन शेयर हो गया शायद। না না স্পটলাইট হয়ে গেছে। এটা কি করতে হবে তাহলে? দেখো নামের পাশে টাচ করে দেখাচ্ছে। শিবমকে কি বলবো? স্পটলাইটটা অফ করতে হবে। দাদা আমাকে পারমিশন দিয়েছে, দাদা এক্সটার্নাল পারমিশন। তুমি কি প্রেজেন্ট আছো ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ present আছি। হ্যাঁ ম্যাম হয়েছে। ये सब क्या ऑप्शन दिख रहा है? ठीक हो गया আছে? হুম হুম হুম। यस मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 1,20,000 रुपीज है, ठीक है। 1,20,000 रुपीज है, तो इसका मतलब 1,20,000 का नॉमिनल वैल्यू का इन्होंने परचेज किया था, बट पेमेंट कितना किया होगा, जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट है उतना पेमेंट करना पड़ता है, तो 1,18,000 में खरीदा था, ठीक है। मतलब मार्केट में वैल्यू कम चल रहा था, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज 100 और नॉमिनल वैल्यू जो है एट द रेट ऑफ 100 करके है, ये बता दिया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद 1 मार्च को परचेस किया है 200 यूनिट एक्स इंटरेस्ट एट 98, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद 1 मार्च, और इंटरेस्ट कब कब दिया जाता है वो डेट भी एक बार देख लेते हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च, ठीक है। 1 मार्च को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मार्च 2001, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, परचेस किया गया है 200 यूनिट, परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 98 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, 98 एक्स इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद 1 जुलाई बोला है, लेकिन मिडिल में हमारा इंटरेस्ट डेट आएगा तो वो लिख लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग भूल जाएंगे कि इसके बीच में इंटरेस्ट भी ड्यू होने वाला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 31 मार्च 2001, यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जुलाई आ जाएगा, 1 जुलाई में बेच दिया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई में सेल कर दिया गया है, 1 जुलाई में सेल कर दिया गया है 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट द रेट ऑफ 100, तो सेल कर दिया गया है 500 यूनिट मैम आवाज नहीं आ रहा। नेट चला जा रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है शायद आज। हेलो, आवाज आ रहा है, देखो। है मैम। यस मैम। अच्छा, अच्छा, 1 जुलाई, फर्स्ट नहीं, ऑफ रिमूव जुलाई हो को जा रहा देखते है। हैं। रिमूव हो जा रहा है। हाँ, अभी फिर remove। नहीं, मेरा नेट चला गया था, शायद इसी वजह से ये हो गया। 1 जुलाई 2001 सोल्ड 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 100, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 बोला है यहाँ पर। एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट 100, परचेज उसके बाद 1 अक्टूबर, लेकिन इस बीच में 30 सितंबर को इंटरेस्ट का डेट हो जाएगा, इंटरेस्ट का डेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परचेज 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 98 कम इंटरेस्ट, परचेज 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 98 कम इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट है ये 98 वाला। फिर सेल कर दिया गया है 1 नवंबर में, ठीक है, सेल कर दिया गया है 300 यूनिट, सेल 300 यूनिट एक्स इंटरेस्ट 99 एट द रेट ऑफ 99 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूरा लिख लिया, अब हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रख देंगे, ठीक है, एक पेज रख देते हैं वर्किंग नोट के लिए, लेकिन एग्जाम में जब तुम लोग करोगे तो वर्किंग नोट जो है सोल्यूशन के बाद करो, ठीक है, वही ठीक रहेगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पीछे जो है सोल्यूशन वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेट
particulars, number, interest, cost या principal भी लिख सकते हो, amount भी लिख सकते हो. Date, particulars, number, interest, cost. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देख के कर सकते हैं. तो सबसे पहले ओपनिंग वाला लिखेंगे. 1 को ओपनिंग में है 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट है 1,18,000. तो यहाँ पर लिखेंगे 1 Jan 2001. ठीक है. ओपनिंग को लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट है तो डेबिट साइड में ओपनिंग होगा ना, डेबिट और क्रेडिट. ओपनिंग बाई साइड में भी होता है, टू साइड में भी होता है. क्योंकि एसेट है तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा. ठीक है. कॉस्ट कितना है, कॉस्ट लिख लेते हैं 1,18,000 है. नंबर कितना होगा और इंटरेस्ट क्या होगा ये तुम लोग बताओ. नंबर कितना होगा, पहला वर्किंग नोट यहाँ पर ही बना लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1. अगर 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू है तो नंबर ऑफ क्या है ये, 1180 नहीं इससे नहीं करना चाहिए ना. नॉमिनल वैल्यू ये देखो 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू मतलब इसी पे 100 मल्टीप्लाई होगा ना. ये तो मार्केट वैल्यू से इंपैक्ट आया. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें डायरेक्ट नंबर बता दिया था तो 10,000 इंटू हम लोग 101 करने से हमें मार्केट वैल्यू मिल रहा है. लेकिन नॉमिनल वैल्यू क्या है, जब हम लोग उसमें 100 जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो नॉमिनल या फेस वैल्यू पे करते हैं ना. तो अगर नॉमिनल वैल्यू पे इतना है तो नंबर हम लोग हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकाल सकेंगे, है ना. तो ये देखो नंबर ऑफ क्या है, ये बॉन्ड है. नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट होगा, अगर 1,18,000 पे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस से इफेक्टेड है. तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, 100. तो कितना हो जाएगा, 1,200. ठीक है. हाँ 1,200 हो जाएगा. अच्छा, अब क्या इस पे इंटरेस्ट हमें दिखाना पड़ेगा, उसके लिए कैसे समझेंगे इंटरेस्ट हमें दिखाना है कि नहीं दिखाना है. इसके आगे इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, इस डेट का हम लोग क्वेश्चन करें. इसके आगे इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, ये जैन था. इंटरेस्ट दो ही बार ड्यू होता है, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में. तो इसके पहले सितंबर में ड्यू हुआ था. ठीक है, सितंबर में ड्यू हुआ था, मतलब सितंबर में इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव किया था. उसके बाद अगर ये अपना अकाउंटिंग अपने जैन टू दिसंबर के हिसाब से कर रहे हैं तो कितने दिन तक इंटरेस्ट ड्यू हो चुका होगा, इतने दिन तक. तो अपना अकाउंट जब रेडी करेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट ड्यू का वैल्यू भी दिखा देंगे कि कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ. तो टाइम बताओ कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, सितंबर खत्म, 3 month. अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स हो रहा है. ठीक है, 3 मंथ्स का ड्यू इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाएंगे कितना ड्यू हुआ है. तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. तो 1,200 नंबर, फेस वैल्यू 100 है, इंटू 3/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना था, 9%. ठीक है, 9%. अब इसको चेक करके देखना पड़ेगा कितना होगा. 1,200 इंटू 100, तो यहाँ पर 1,200 into 100 into 9% into 3 divided by 12, 2,700. 2,700 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहां तक हम लोगों ने कर लिया. इसके बाद कौन सा आएगा टाइम, देखो ये देख के हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद ऐसे चल रहे हैं हम लोग, देखो ऐसे यहाँ पर एंट्री कर दिया, एंट्री कर दिया. अब यहाँ पर एंट्री होगा. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने परचेस किया है कितना, 1 मार्च को परचेस किया है. ठीक है, 1 मार्च 2001 200 यूनिट परचेस किया है. तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मार्च 2001. अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से किया है ये वाला. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक परचेस किया है. ठीक है, कितना, 200 यूनिट. ठीक है, 200 यूनिट. अब रेट कितना लगाएंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट का वैल्यू लिखा नहीं है मैंने, ये लिख लेते हैं 2,700. ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2. अच्छा, यहाँ आ गया. ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2. ठीक है, तो यहाँ पर परचेस कितना हो गया है, परचेस हुआ है 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 98.
98, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 90, 19,600। अच्छा 19,600। ये एक्स इंटरेस्ट है तो इससे इंटरेस्ट लेस नहीं करना पड़ेगा और इसमें कोई ब्रोकरेज था नहीं क्वेश्चन में, तो यही हम लोगों का परचेज प्राइस हो गया। ये देखो परचेज प्राइस ऐसे करके लिख रहा है ना, तो कॉस्ट और परचेज प्राइस में डिफरेंस होता है। कॉस्ट हो सकता है, कोई भी एक चीज का अपना एक वैल्यू होता है, दैट इज कॉस्ट, लेकिन अगर हम लोग जितना देके खरीद रहे हैं वो हमारा परचेज प्राइस है। तो 19,600 देके खरीद रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा कि जब खरीद रहे कितना इंटरेस्ट देके खरीद रहे हैं। तो 200 यूनिट, फेस वैल्यू 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। लेकिन पहले ये देखेंगे कि जिनसे खरीद रहे हैं वो हमसे कितने दिन का इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो उतने दिन के लिए ड्यू होगा। तो अब यहाँ पर ड्रॉ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, 30th ऑफ सितंबर को, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट लेगा, जो भी लेगा लास्ट जब ड्यू हुआ था उसके बाद से पूरे टाइम का इंटरेस्ट लिया जाता है, क्योंकि इसी तरह से एडजस्ट होगा ना, क्योंकि कंपनी तो इतने 31 मार्च को अपना इंटरेस्ट देगी 30th सितंबर के बाद, ठीक है। अब जब परचेस होगा, ये हम लोगों ने ओपनिंग लिखा था, ये अलग है कि वो अपना अकाउंट जब दिखा रहे हैं तो इस पे इंटरेस्ट कितने दिन का ड्यू है उसको भी ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर परचेस कर रहे हैं, जिनसे भी परचेस किया है इस टाइप का बॉन्ड, उन्होंने लास्ट इंटरेस्ट रिसीव किया होगा 30th सितंबर, उसके बाद उन्होंने जितना दिन होल्ड किया है उतने दिन का इंटरेस्ट इनसे ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिखाना पड़ेगा। 2 मंथ। सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर 2 मंथ्स, ये नहीं होगा ना, यहाँ से देखना पड़ेगा। 5 मंथ। ये देखो यहाँ पर लास्ट जब इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उसके बाद से हमें देखना है हमेशा। ये देखो लास्ट जब इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, क्योंकि लॉजिक क्या है, जो पर सेल करेगा वो ये देखेगा कि इसी बॉन्ड पे मुझे लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था 30th सितंबर। अगर हम इसको होल्ड कर लेते 31 मार्च तो मुझे 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हम इसको बेचना चाहते हैं 1 मार्च को, बस 1 महीने का ही तो बात था। अगर 1 मंथ और होल्ड कर लेता तो उसे इंटरेस्ट मिल जाता, तो वो कितने मंथ का लेगा सोचो, परचेसर के हिसाब से सोचो। यहाँ तो किसी से परचेस कर रहा है ना, तो परचेसर अपना दिमाग क्या चलाएगा, वो देखेगा कि 1 महीना होल्ड करने से तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मुझे बेचना है तो हम कितने मंथ का इंटरेस्ट रिकवर कर ले, 5 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था उसके हिसाब से वो सोचेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है, 5 मंथ्स का हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर दिखा दिया 5 मंथ्स। यहाँ पर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो करते करते ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट 5/12, तो देख लो कितना होता है, 200 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 5/12, 750, ठीक है। 750 रुपीज का इंटरेस्ट दे के खरीदना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये देखो 750 हम लोग को लिखना है इंटरेस्ट कॉलम में, ठीक है। और यहाँ पर परचेज प्राइस लिखना है जो कि आया था 19,600, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा पोर्शन आ जाएगा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 31 मार्च आ गया। अब हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे जाते जाते यहाँ पर क्या आ गया 31 मार्च। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, किसको मिलेगा, मिस्टर जेड को मिलेगा। कितने सारे बॉन्ड पे मिलेगा ये बताओ, कितने बॉन्ड है इनके पास, जितना बॉन्ड है सभी पे इनको इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो इन्होंने पहले इनके पास था और नया जो इन्होंने खरीदा। तो टोटल कितना बॉन्ड खरीदा, पहले 1200 था, यहां से देख के बता सकते हो पहले कितना था, पहले 1200 था, 1400 नंबर ऑफ बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि कितना इंटरेस्ट हो रहा है। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1400 नंबर ऑफ बॉन्ड, 100 रुपीज करके एक एक बॉन्ड का फेस वैल्यू है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा, 9% इनटू रेट क्या होगा, कौन दे रहा है इंटरेस्ट, कंपनी दे रहा है। कंपनी अपना कैसा इंटरेस्ट दे रहा है, 6 मंथ्स का गैप में, तो कब लास्ट इंटरेस्ट ड्यू हुआ था उसी के बाद का पूरा मिलेगा। कंपनी तो अपना 6 मंथ्स का दे रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रहा है। तो कंपनी अगर पे कर रहा है वो तो देखेगा, वो 30th सितंबर को दिया था तो वो 6 मंथ्स का ही देगा। ऐसे ही होता है ना, इसीलिए तो यहाँ पर जो बेच रहा है वो अपना 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेके बेचा था, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। अभी हम लोग कैसे चेक करेंगे, ऐसे लास्ट कब इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, सारा कैलकुलेशन उसी के हिसाब से है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। 6 मंथ्स हो गया, तो यहाँ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चेक करेंगे कि इनको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिल गया, 6 का 3,300।
6,300, अच्छा हाँ 6,300 ये लिख लेते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट रिसीव होने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाई साइड में लिखेंगे 31 मार्च का, ठीक है 31 मार्च 2001 बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट मिलने से नंबर थोड़ी ना बढ़ जाएगा बॉन्ड का, नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट भी कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अकाउंट हमें क्या बता रहा है अभी तक कि हमारे पास 1200 का बैलेंस था बॉन्ड, वैसा ही बॉन्ड हम लोगों ने और 200 का खरीदा था, और जब खरीदा तो 750 इंटरेस्ट दिया, और ये इतना ड्यू हुआ था इंटरेस्ट, अब हम लोगों ने टोटल इतना इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या होगा, 31 मार्च तक का हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेल हो रहा है कब, 1 जुलाई को सेल किया जा रहा है, ठीक है। अगर 1 जुलाई को सेल किया जा रहा है तो कितना इंटरेस्ट लेके बेचेगा, लास्ट कब इंटरेस्ट ड्यू है वो देखना है। अब लास्ट इंटरेस्ट ड्यू यहाँ पर आ जाएगा, सारा चीज यहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा। लास्ट इंटरेस्ट ड्यू 31 मार्च को हुआ था, मतलब जो बेच रहा है मिस्टर जेड, अपना जो भी बॉन्ड बेच रहा है 500 यूनिट बेच रहा है, जितना भी बेच रहा है उसके पास 1400 है, 500 सेल कर रहा है। अब जब 500 यूनिट सेल कर रहा है तो वो कितना इंटरेस्ट लेके सेल करेगा, जितना दिन उसने होल्ड किया इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद उतने दिन का इंटरेस्ट वो ले लेगा जिसको बेच रहा है। तो कितने दिन होल्ड किया, 31 मार्च को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, फिर वो बेचने का कोशिश कर रहा है 1 जुलाई को, तो 1 मंथ हो रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, 1 मंथ तो नहीं हो रहा है। मार्च के बाद अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 मंथ्स हो रहा है। ये तो जुलाई है ना, 1 जुलाई है, 17 है, 3 मंथ। 3 मंथ्स का हो जाएगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लेके वो सेल करेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, सेल ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा, 500 यूनिट सेल कर रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पर सारा चीज लिख रखा है, 500 एट द रेट ऑफ 100 करके, तो 500 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50,000, ये हो गया सेल प्राइस, ठीक है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो, 500 इंटू 100 इंटू 9% इंटू जितना मंथ हम लोगों ने देखा अभी 3/12, कितना हो रहा है चेक करो, कितना हो रहा है 1125, 1125 आ रहा है तो यस मैम। अच्छा। अब किधर लिखेंगे, सेल करने से पैसा आता है तो बाई बैंक होगा, डेट लिखना पड़ेगा जिस दिन सेल कर रहे हैं, 1 जुलाई को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक, ठीक है, सेल कर दिया, कितना सारा यूनिट, 500 यूनिट सेल कर दिया, ठीक है। और हमें सेल करके कितना मिलेगा, 50,000, और हम लोग इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, 1125, ठीक है। अब जैसे ही सेल होगा हमें प्रॉफिट या लॉस चेक करना पड़ेगा कि सेल करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसका एक वर्किंग नोट बनेगा। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट नंबर 2 था, ये वाला वर्किंग नोट नंबर 3, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है जहां पर बिना वर्किंग नोट के हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 5 बनाएंगे जहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, बेच के कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। मेथड क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोला है फीफो फॉलो करने के लिए, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो देखो पहले इनके पास कितना सारा बॉन्ड था, 1200, फिर इन्होंने 200 खरीदा, फिर इन्होंने 500 बेचा। तो अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं तो मुझे जस्ट इतना बताओ कौन से लॉट से बेचा होगा, फीफो तो तुम लोगों ने किया ही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो पहला लॉट है वो पहला सेल होगा। तो अगर हम लोग, हमारे पास ये दो तरह का लॉट है, तो अगर हम लोग 500 यूनिट सेल करना चाह रहे हैं तो कौन सा लॉट को यूज किए होंगे, 1200 वाला या 1200। 200, 1200 वाला, ठीक है। अगर 1200 वाला लॉट में से बेचे हैं तो उसी में से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1200 वाला लॉट का कॉस्ट कितना है, 1,18,000, 1200 वाला लॉट का कॉस्ट इतना है। तो ये देखो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ
बॉन्ड, ठीक है। कॉस्ट या परचेस प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना है 1,18,000 से हम लोगों ने परचेस किया था 1200 बॉन्ड, ठीक है। और इसी में से हम लोगों ने बेच दिया है 500, मतलब अगर 1200 का यूनिटरी मेथड ना, देखो 1200 का कॉस्ट अगर 1,18,000 है तो 1 का कितना होगा डिवाइड, तो 500 का कितना होगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे और उसको कितने में बेचे हैं कंपेयर करेंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो कॉस्ट कितना हो रहा है यहाँ पर चेक करो 1,18,000 यहाँ पर, लेकिन फिर 1,20,000 नहीं लिखना है हमें, तो अपना परचेस प्राइस लिखना है ना, हम लोगों ने कितने में खरीदा था 1,18,000 में खरीदा था, ठीक है। कितना 1200, 49,166.66। हाँ 49,167। और इसको सेल कितने में किया ये देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में दिख रहा है 50,000, तो यहाँ से ही बता सकते हैं ना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यहाँ से लेस कर देते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सेल प्राइस 50,000, सो प्रॉफिट इक्वल टू, माइनस कर दो, माइनस करने से 833, ठीक है। प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, सेल किया उसका एंट्री बाय बैंक से करेंगे, ठीक है। अच्छा सेल कब किया है हम लोगों ने, सेल कर दिया है 1 जुलाई को, ठीक है यहाँ पर। अच्छा सेल का एंट्री कर दिया है। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो 2 साइड में आएगा 2PL बोल के, कौन से डेट पे बुक करेंगे, जिस दिन सेल किया है उसी डेट पे बुक करेंगे, ठीक है, उसी डेट पे बुक करेंगे तो 2PL। अच्छा बोलो कहाँ पर लिखना चाहिए, कहाँ पर लिखना चाहिए हम लोग को, प्रॉफिट होने से नंबर में कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, कॉस्ट में लिखेंगे, ठीक है 833, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं हुआ बीच में, ना कोई सेल परचेस, अब सीधा इंटरेस्ट हमें मिलेगा, कंपनी से मिलेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितने सारे बॉन्ड पे मिलेगा, जितना सारा बॉन्ड है इनके पास। अभी बोलो इनके पास कितना सारा बॉन्ड है, इनके पास पहले 1200 था और 900 बॉन्ड है, तो 900 बॉन्ड पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट हम लोग कब रिसीव कर रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2001 को हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, वर्किंग नोट बना लेंगे पीछे, वर्किंग नोट नंबर बन जाएगा 6, और इंटरेस्ट मिलने से सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में एंट्री होगा, तो बाय बैंक बोल के इंटरेस्ट कॉलम में एंट्री कर लेंगे, अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च, ठीक है। अच्छा इनके पास कैसे कैलकुलेट हुआ देखो, 1200 था, फिर इन्होंने खरीदा कितना, ये एक बार दिखा देते, 200, फिर माइनस हो जाएगा 500, 1200 था, फिर 200 खरीदा था, 500 बेच दिया, अब बचा 900, ठीक है। 900 पे इंटरेस्ट होगा, 900 इंटू 100, ये हो गया हम लोग का नॉमिनल वैल्यू, इंटू 9% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब मंथ, मंथ चेक करो, लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, तो कंपनी तो हमेशा 6 मंथ्स का ही देगी, चाहे बीच में कितना भी सेल परचेज हो, तो कंपनी देखेगी लास्ट में मैंने 31 मार्च को दिया था, अब हम 30 सितंबर को देंगे, तो हम कितने दिन का देंगे, कंपनी तो अपना रूल्स फॉलो करेगी, 6 मंथ्स का देगी, ठीक है। वैसे भी तुम लोग चेक करके देखो 6 मंथ्स ही होता है, तो 6/12 यानी कितना हो जा रहा है 40,050। 40,000 या 4050, 4050। हाँ 4050, 4050 जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया 31 मार्च तक का। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हुआ, अच्छा ये भी दिखा देते हैं, ये 6 मंथ्स का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 1 अक्टूबर को परचेस किया गया है, ठीक है, 150 @ 98 कम इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ परचेस किया गया है, ठीक है। तो जिनसे परचेस किया है सोचो वो कितना इंटरेस्ट लेंगे मिस्टर जेड से, उसी बॉन्ड का जिसका इंटरेस्ट ईयरली 2 टाइम्स चलता है, सितंबर और मार्च को, और 30th को चलता है दोनों, एक 30th सितंबर, एक 31 मार्च। अब जिसने बेचा है वही बॉन्ड को, वो कितने दिन होल्ड किया है उतने दिन का वो इंटरेस्ट लेगा, तो कितने दिन का इंटरेस्ट देके खरीदना पड़ेगा, ये टाइम है ना।
क्योंकि उनका भी तो सेम बॉन्ड है, तो उन्होंने अपना बॉन्ड जो है 30 सितंबर को उन्होंने भी कंपनी से रिसीव किया होगा इंटरेस्ट। इसके बाद जो बेच रहा है पर्सन, वो कितने दिन का इंटरेस्ट लेके बेचेगा, क्योंकि वो अगर 6 मंथ्स होल्ड करेगा तो उसे तो कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कंपनी क्योंकि जो भी होल्डर है उसे 6 मंथ्स का ही देगी, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का उन्होंने होल्ड जितने दिन का किया उतने दिन का इंटरेस्ट ले लेंगे, सिंपल बात ये है। तो सितंबर लास्ट कंपनी इंटरेस्ट दी थी, तो कितने दिन का यहाँ पर होगा, क्या कोई इंटरेस्ट होगा, पहले सोचो, ठीक से सोचो। फर्स्ट अक्टूबर है, 30 सितंबर है, नो मैम। नहीं, क्योंकि एक दिन के अंतर में थोड़ी ना कोई, ये टाइम ड्यू कहाँ हुआ, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर तो कोई टाइम है ही नहीं, यहाँ पर टाइम जो है ये तो कुछ मंथ अलॉट हो ही नहीं रहा है, एक दिन का बात है, तो यहाँ पर कुछ टाइम है नहीं, तो इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल परचेस कर लेंगे, मतलब सेम डेट पे परचेस कर रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो होल्डर है जो बेच रहा है वो हमसे इंटरेस्ट मांग नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि जस्ट उसके पहले दिन ही तो कंपनी ने उसे इंटरेस्ट दिया और उसने कुछ होल्ड किया ही नहीं है, तो हमसे कैसे इंटरेस्ट मांग सकता है। 1 अक्टूबर को लिखेंगे टू परचेज, मतलब टू बैंक बोल के, टू परचेज गलती से बोल दी, टू बैंक बोल के लिखना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 7 बना लेंगे। कितना सारा परचेज किया गया है, 150.98 कम इंटरेस्ट, तो नंबर पे लिख देंगे 150, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, वर्किंग नोट नंबर 7, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 7, तो कितना हो जाएगा परचेज प्राइस, परचेज प्राइस हो जाएगा 150 इंटू 98, कम इंटरेस्ट था तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है, 150 इंटू 98 कितना हो रहा है, 14,700, ठीक है। अब ये है कम इंटरेस्ट, ये है कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का तो अलग कॉलम होता है, हम लोग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ अपना परचेज प्राइस अलग लिखते हैं, इंटरेस्ट को अलग लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमें यहाँ से इंटरेस्ट जो है वो लेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 150 इंटू 100, ठीक है, 150 इंटू 100 इंटू 9% इंटू कोई भी मंथ होल्ड नहीं हुआ है तो 0/12, ठीक है। इंटरेस्ट जो है तभी तो होगा ना, अगर हम लोग इंटरेस्ट देके परचेस कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 0 मंथ होल्ड हो रहा है तो 0 हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो 14,700 का जो प्राइस आया, यही वाला हम लोग का परचेस प्राइस भी हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट 0 आया, ठीक है, तो 0 है तो यही वाला हम लोग का परचेस प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 14,700, डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, 14,700, ये वर्किंग नोट नंबर 7 हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ, ये कौन सा डेट है, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर को सेल हो रहा है, ठीक है। तो सेल हो रहा है तो कितना इंटरेस्ट लेके हम लोग बेचेंगे, मतलब मिस्टर जेट कितना इंटरेस्ट लेके किसी को बेचेंगे, वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये सेल हो रहा है इस डेट, तो लास्ट कब इंटरेस्ट ड्यू हुआ था उसी के बेसिस पे वो देखेंगे हम वो वाला बॉन्ड बेच रहे हैं जो मैंने होल्ड कर रखा है, लास्ट जिस पे इंटरेस्ट मिला था मुझे 30 सितंबर को, इतने दिन तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अगर हम होल्ड करेंगे मार्च तक तो मुझे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का, लेकिन हम बेचना चाहते हैं तो जिसको बेचेंगे उनको बता देंगे कि मुझे लास्ट सितंबर को इंटरेस्ट मिला था, अब इसके बाद जितना होल्डिंग हो रहा है उसका मुझे इंटरेस्ट दे दो, हम बेच देंगे, तो कितना दिन हो जाएगा, सितंबर को मिला था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लास्ट तो सितंबर को हुआ था, बोलो कितना दिन हो जाएगा, कितना मंथ हो 1 जाएगा, मंथ 1 मंथ 1 मंथ हो जाएगा, सितंबर एंड था, अक्टूबर पूरा और नवंबर का 1 तारीख है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट होगा। सेल कितना हुआ है, 300 एट द रेट ऑफ एक्स इंटरेस्ट करके, 98 या 99 था, देख लेते हैं और एक बार, वर्किंग नोट नंबर 8 होगा, वर्किंग नोट नंबर 8, सेल, सेल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 300 एट द रेट ऑफ 99 एक्स इंटरेस्ट, 300 एट द रेट ऑफ 99 एक्स इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा वैल्यू देखो, 287 हो रहा है शायद, नहीं 297 हो रहा है, चेक करना पड़ेगा, 29700। 29700, एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, 300 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 1/12 कितना हो जाएगा,
300 इंटू 100 225 आ रहा है, हाँ 225 होगा, ठीक है। अब इसको पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर, नहीं नवंबर था, 1 नवंबर था, हाँ 1 नवंबर, 1 नवंबर 2001 बाई बैंक, ठीक है। सेल हुआ है तो नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 300 यूनिट, सेल हुआ है 300 यूनिट, और कितना करके 100 करके 300 यूनिट, और 225 29,700, अच्छा 225 है इंटरेस्ट और 29,700 है कॉस्ट। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि सेल करके प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। तो चेक करते हैं, फीफो मेथड से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मेथड भी हमें ध्यान में रखना है, वर्किंग नोट नंबर 9, ठीक है, फीफो मेथड से रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो कितना था, इन्होंने कितना सेल किया है, पहले 1200 में से सेल कर दिया था 500, तो पहला लॉट में अभी भी कितना बचा हुआ है, 700 यूनिट बचा हुआ है, उसमें से ही 300 बेच देंगे। फीफो करेंगे तो उसी में से 300 बेचेंगे ना, बोलो। फीफो करेंगे तो कौन सा लॉट से बेचना पड़ेगा, 1200 से ही बेच देंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉट अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1200 का कॉस्ट जितना था उसमें से 300 का कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट, और या फिर लिखते हैं पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब जो बेचा है उसका कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, ठीक है। 1,18,000 वाला 1200 यूनिट इनटू यहाँ पर हो जाएगा, कितना बेचा है हम लोगों ने 300 यूनिट, तो चेक करो कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ बॉन्ड। ये तो हो गया 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1,18,000 डिवाइडेड बाई 4, 29499। 29499 मतलब 29,500 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 29,500 मेरा डायरेक्टली आया, मैंने पहले ये डिवाइड करके फिर ये किया है, ठीक है। अगर इनटू करके डिवाइड करोगे शायद इस वजह से राउंड अप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 29,500 आ रहा है कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट है कि लॉस। अब सेल कितने में किया है 29,700, तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट ही है, कितना होगा बताओ। 200। 200 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा इधर 2PL बोल के, तो 1/11/2001 2PL, ये वर्किंग नंबर 8 हो गया, ये वर्किंग नोट नंबर 9 हो जाएगा। 200 का कॉस्ट में जाएगा, 200 का प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, अब इनका ईयर एंड कब होता है 31 दिसंबर को, क्वेश्चन हमें बता दिया था। तो इसके बाद हम लोग क्लोज कब करेंगे इस अकाउंट को, 31 दिसंबर को ही क्लोज करेंगे। अब क्लोज का देखो ध्यान से कैसे करके क्लोज होता है, 31 दिसंबर 2001 को क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज मतलब बाई बैलेंस CD आ जाएगा, ठीक है, बाई बैलेंस CD, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास कितना डिवेंचर बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है। देखो हमारे पास 1200 था, फिर 200 था, हमारे पास टोटल कितना था 1400, उसमें से हम लोगों ने 500 क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने परचेस किया था 150, सिंपल कैलकुलेशन, फिर उसमें से 300 सेल कर दिया। अगर इस चीज को नॉर्मली कैलकुलेटर पे चेक करके देखोगे विदाउट कोई मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन लेजर कुछ भी करने का जरूरत नहीं, तो ही तुम लोग को पता चल जाएगा कि बैलेंस कितना सारा बॉन्ड इनके पास है नंबर में, क्योंकि हम लोग नंबर में कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो कितना सारा बॉन्ड बचा हुआ है, बताओ कितना सारा बचा हुआ है। 600। 600, अच्छा चेक कर लेते हैं 600 कैसे हो रहा है, 1200 था पहले, फिर बैलेंस 1200 था, फिर 200 खरीदा गया था। देखो ना हम लोग अगर अपना ड्रॉ भी देखेंगे तो भी तो कर सकते हैं, 1200 खरीदा था, फिर 200 खरीदा, फिर -500, फिर +150, और 300 भी होगा, -500 7.5। +1, हाँ
फिर -300, तो बैलेंस हो जाएगा 750। तो 750 बॉन्ड जो है वो बैलेंस है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड 750 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका रिकॉर्डिंग ऐसे होगा कि हम लोग नंबर तो कैलकुलेट कर लिए, बाकी अगर लेजर बैलेंस करोगे तो भी 750 मिल जाएगा, लेकिन एक बार लॉजिकली समझा दिए कि कैसे होगा। दोनों साइड लेजर बैलेंस करके देखो एक बार, यहाँ पर हो रहा है 14 और यहाँ पर 150, मतलब कितना हो जाएगा, 2 4 1 5, 1550, 1550, ठीक है। यहाँ पर टोटल करो 1550 आ रहा है, और इधर भी देखो माइनस करके 800 माइनस कर दो, 750 ही आ जाएगा। चेक करके देख सकते हो, लेजर बैलेंस करने से वही कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर जो 750 हमारे पास बॉन्ड है, इसका इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा, कैसे पता चलेगा कि लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, मतलब अगर हमें अपने अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट को ड्यू कितना हुआ है वो दिखाना है। अभी पे नहीं होगा, कंपनी तो अपने हिसाब से ही देगी, लेकिन इस तारीख तक कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा, लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था, सितंबर को, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू होगा, इतने तारीख, सॉरी ये तारीख तो नहीं होगा, हमें 31 दिसंबर को ईयर एंड करके दिखाना है। मतलब इस ड्रॉ को अगर थोड़ा सा आगे लेके जाए तो ये 31 दिसंबर को क्लोज करे, तो 31 दिसंबर तक जितने भी बॉन्ड है उसमें कितने दिन का इंटरेस्ट ड्यू होगा, कितने दिन का इंटरेस्ट ड्यू होते हुए हमें दिखेगा। लास्ट तो सितंबर को कंपनी दी थी, तो कितने दिन का ड्यू हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक सितंबर कंप्लीट, बोलो। 6 मंथ। 6 तो नहीं हो रहा है, सितंबर टू दिसंबर है ना, 6 तब होता अगर ये 31 मार्च होता। इनका ईयर एंड के हिसाब से हम लोग करेंगे, तो 3 जितना मंथ। दिन होगा 3 मंथ्स, तो उतने दिन का ही दिखाएंगे। सितंबर कंप्लीट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तो वहां पर दिखाएंगे कि 3 मंथ्स का इस इंटरेस्ट पे। ये जब नेक्स्ट ईयर क्या होगा ना, जब ब्रॉड डाउन करेंगे तो हम लोग जैसे ओपनिंग वाले में लिखे थे वैसा हो जाएगा। दिखाते कैसे होगा, ये देखो 750 पे यहाँ पर 100 और यहाँ पर 3 मंथ्स और 9%, तो बताओ कितना इंटरेस्ट का अमाउंट हो रहा है, 750, 1687.5, तो 1688 कर देते हैं, ठीक है। 1688 इंटरेस्ट ड्यू होगा, 1688, ठीक है। इसका मतलब है ये अपने अकाउंट पे दिखा रहा है कि मेरा इतना इंटरेस्ट ड्यू होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया था ना कि इतना इंटरेस्ट वो ब्रॉड डाउन, मतलब ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, इस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट का कॉलम भी देखो कैसे करके क्लोज हो जाएगा। इसको टोटल करोगे तो दोनों साइड टैली हो जाएगा, वैसे बैलेंस करके भी हम लोग निकाल सकते, लेकिन इसका बैलेंस करके नहीं होगा, सॉरी इसका बैलेंस करके नहीं होगा, इसका हमें इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर टैली टैली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना कि इंटरेस्ट जितना डेबिट हुआ था उतना क्रेडिट हुआ कि नहीं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ था उतना क्रेडिट होने से तो और बैलेंस नहीं निकलता, लेकिन बचा हुआ था, तो अगर टू साइड में आएगा 2PL लिखो, मतलब इंटरेस्ट को क्लोज करना है। तो अगर टू साइड में आएगा तो 2PL, बाई साइड में आएगा तो बाई PL, तो हम लोग को देखना पड़ेगा इतना इंटरेस्ट डेबिट हुआ कितना क्रेडिट। ये देखो क्रेडिट तो इतना ही हुआ है, ठीक है, 2700 और 750। ये तो हमारा ओपनिंग का था, ये हमें मिलने वाला था, ये हम लोगों ने दे के खरीदा है, ठीक है। और ये सब हम लोग का रिसीव हुआ है, ठीक है, ये सब हम लोग का रिसीव हुआ है, तो रिसीव ज्यादा है। देखो रिसीव का इंटरेस्ट ज्यादा है, और ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है, ठीक है। और ये जो रिसीवेबल था ये यहाँ पर रिसीव हुआ होगा कहीं पर भी, ठीक है। तो इतना रिसीवेबल हमारा ज्यादा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, मतलब बैलेंस क्रेडिट ही आएगा, तो इधर ही बैलेंस आएगा। और इससे भी क्या होता है, तुम लोग अगर लेजर बैलेंस करके देखोगे तो तुम लोग को इधर ही बैलेंस मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैंने लॉजिक बता दिया क्यों होगा। तो 2PL यहाँ पर हम लोग बैलेंस करके दिखाएंगे कितना इंटरेस्ट का बैलेंस हो रहा है, तो इसका पहले टोटल करते इधर ही ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 168 168788, 1688 प्लस 225 प्लस 4050 1125 और 6300, तो ये हो गया 13,30,388, सॉरी 13,388, ठीक है।
ये देखो इतना हमें क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट, कभी कंपनी से हुआ है, कभी जिनको सेल किए उनसे हुआ है, ठीक है। ये देखो ये सब कंपनी ने डायरेक्ट हमें दिया, ये सेल किए उनसे मिला, फिर कंपनी से मिला, फिर सेल किए उनसे मिला, फिर ये ड्यू है, टोटल इतना क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट। और डेबिट कितना हुआ है यहाँ पर 2700। अगर तुम लोग सोच रहे हो ये तो डेबिट नहीं है, ये तो रिसीवेबल है, हाँ रिसीवेबल ही है, लेकिन यहाँ पर रिसीव हुआ होगा ना, तो ये उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये तो हम लोग बैलेंस करके दिखा रहे क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर और कंपनी का अकाउंटिंग ईयर का प्रोसेस सेम नहीं है ना। तो 2700 माइनस हो जाएगा और 750 हो गया, यानी 9938, ठीक है। 9938 पीएल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर दिखाना है वैल्यू, तो वैल्यू दिखाएंगे तो 750 नंबर ऑफ जो ये है क्या बोलते हैं उसे बॉन्ड है, उसका कॉस्ट कितना होगा, कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। देखो अब फीफो मेथड यहाँ पर दिखाते हैं कैसे करके फीफो मेथड पे काम होगा। अगर तुम लोग चाहो तो बैलेंस करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो सिंपल ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं नंबर, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट। देखो कैसे होगा, पहले हम लोग के पास 1200, सबसे पहले 1200 नंबर ऑफ डिवेंचर था, बॉन्ड था, जिसका कॉस्ट था 1,18,000, ठीक है। अब इसमें से फिर हम लोगों ने परचेस किया 200, चेक करो जैसे जैसे हुआ है हम जस्ट वैसे वैसे ही लिख रहे हैं। 200 19,600 से, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर देंगे 19,600 से, तो टोटल हमारे पास 1400 बॉन्ड हो जाता है और उसका प्राइस हो जाएगा 1,37,600। एक बार चेक कर लो मेरा टोटल सही हुआ है कि नहीं। हाँ 1,37,600, ठीक है। उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पर चेक करके भी देख सकते हैं। परचेस के बाद यहाँ पर सेल हुआ, ठीक है। सेल कितना हुआ है 500 सेल हुआ है 50,000 में, ठीक है। तो 500 सेल हुआ है 50,000 में, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस 500, लेकिन यहाँ पर ना 50,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कॉस्ट लिखना है, सेल अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर चाहे तो पूरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने सोल्यूशन किया ना उसका एक जिस्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो 500 जो हम लोगों ने सेल किया उसका कॉस्ट कितना था, उसका कॉस्ट ये था, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो 49,167 है ना, 49,167 था, 49,167, और इसको हम लोगों ने 50,000 पे सेल किया था, ठीक है। ये इस तरह से हम दिखा देते हैं क्या क्या हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया। 50,000 में सेल किया और इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था 833, ठीक है। ये देखो 833, तुम लोग चाहो तो इसको पहले भी बना सकते हो। ये देखो 833 का हमारा प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हम लोगों के पास कितने सारे बॉन्ड बचे थे 900, ठीक है। और जिसका कॉस्ट कितना बचा हुआ था 49,167, ठीक है। हम लोग का कॉस्ट बचा था 88,433। और ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो तो हम लोगों ने फीफो मेथड पे किया था। इसका वैल्यू देखो यहाँ पर दिखा देते कैसे कैलकुलेट किया था। फीफो था तो 1,18,000 वाले लॉट से ही बेचना पड़ा क्योंकि 500 बेचे तो पहला लॉट से ही हो जाएगा, इंटू 500 करने पे हम लोग का ये कॉस्ट आ गया था, ठीक है। जिससे हम लोग को ये पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने सेल कर दिया, उसके बाद यहाँ पर परचेस किया है 1 अक्टूबर को कितना 150, ठीक है। 1 अक्टूबर को 150 परचेस किया है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अच्छा 150 का कॉस्ट कितना था जो परचेस किया, यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो 150 का कॉस्ट था 14,700, यहाँ पर ऐड कर देंगे 14,700, तो टोटल कितना बन गया 05 और 1050, ठीक है। अब ये ऐड कर लेते हैं 88,433 प्लस 14700, तो टोटल कितना हो जाता है 103133, ठीक है 103133। अच्छा ये हो गया हम लोग का परचेज, ठीक है। परचेज के बाद एक ही सेल है, देखो बस परचेज के बाद एक सेल है, 300 यूनिट सेल हुआ है 1 नवंबर को। और कितने में सेल हुआ है 300 यूनिट 29,700 में, 300 यूनिट। और सेल कितने पे हुआ है 29,700, ये सेल कॉलम के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और ये
परचेस कितने में हुआ था, कॉस्ट भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मिल गया 750 का बैलेंस जो हम लोग बाई बैलेंस सीडी बोल के लिखे हैं, और इसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि जब ये सेल हुआ है अगर फीफो फॉलो हो रहा है तो 1200 यूनिट में 500 जाने के बाद 700 यूनिट है जिसमें से हम लोग 300 सेल कर सकते हैं। हम लोग फीफो मेथड से कर रहे हैं तो इसी तरह से करना पड़ेगा। तो 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 300, ये करने पे हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो हम वहां से देख के लिख लेंगे 29,500 और प्रॉफिट 200। 29,500 और प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का 200। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना बच रहा है देखो, -29,500, तो वैल्यू बच रहा है 73,633। ठीक है, ये कॉस्ट वैल्यू बच गया। ठीक है, अब हम लोग को बोला था कैसे क्लोज करना है, नॉर्मल फीफो से वैल्यू करके। अगर इसके साथ हमें कुछ कॉस्ट प्राइस, ऐसे भी क्वेश्चन होता है, आएगा तो बताएंगे, कॉस्ट प्राइस भी अलग से मार्केट का बता देता है, फिर हमें चेक करना पड़ता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, हमेशा उसी पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन अभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है तो हमें फीफो में वैल्यू करने बोला था, तो 750 बॉन्ड का वैल्यू हो जाता है 73,633। देखो ये सिंपल वर्किंग नोट है, ये तुम लोग चाहो तो पहले भी कर सकते हो, पहले करने से यहाँ से तुम लोग प्रॉफिट वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, 73,633, तो यहाँ पर लिख देते हैं 73,633। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, तो प्लस 50,000 और ये 29,700, प्लस 50,000 और 29,700, तो ये हो गया 1,53,333। ठीक है, इधर भी इतना ही आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई बैलेंस आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का बैलेंस क्यों नहीं आएगा, देखो बैलेंस इसीलिए नहीं आएगा, हम लोग तो सिंपल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अलग अलग बॉन्ड का कॉस्ट दिया हुआ था, सारे बॉन्ड का कॉस्ट दिया हुआ था, 750 का नहीं था दिया हुआ था, तो वो लिखेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और इसीलिए एडजस्ट होगा क्योंकि 750 जो है यहाँ पर कैलकुलेशन होने के बाद ही हमें पता चला कि 750 ही बच रहा है। ठीक है, तो ये एडजस्ट होगा ही होगा। अब यहाँ पर माइनस कर करके चेक कर लेते सही हुआ है कि नहीं। 1,18,000 अगर जीरो आ जाएगा तो सही हुआ है, -1,18,000 -19,600 -833 -14,700 -200 हो गया जीरो, इसका मतलब सही है। तो 1,53,333। ठीक है, ये बैलेंस करके भी तुम लोग कर सकते थे, इधर इतना आएगा इधर ही है, लेकिन बैलेंस करके सिर्फ तभी सही होता है अगर हमारे पास अलग से कोई मार्केट प्राइस नहीं दे रखा है, अदरवाइज सही नहीं होगा। ठीक है, मार्केट प्राइस अगर दे रखा है उससे कंपेयर करके हमें करना पड़ेगा, तो मे भी हो सकता है प्रॉफिट या लॉस हो। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लास्ट में जो बचता है उसका मार्केट प्राइस है 74,000, तब हम लोगों को इसी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो ये लोअर हो रहा है। अगर मान लो दे रखा है 70,000 तो फिर हमें 70,000 में रिकॉर्ड करना पड़ता, और यहाँ पर 70,000 अगर लिखते तो इसका टोटल 1,53,333 से कम होता, तब यहाँ पर एक लॉस भी रिकॉर्ड होता। वैसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करके कभी मत करो क्योंकि बैलेंस करके हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि जो बचा हुआ है उसका फीफो बेसिस पे ही हमें वैल्यू करना है, जिस बेसिस पे वैल्यू करने के लिए बोला है। ठीक है, तो बचे हुए चीज का वैल्यू 73,633 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा, ये बन गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है ये सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले सारे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये जो है ये भी डिवेंचर का है, इलास्ट्रेशन 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डिवेंचर का है, तो इसमें क्या बोला है, हम लोग इसको ड्रॉ करते हुए कर लेते पढ़ते पढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या बोला है देखो, मिस्टर पुरोहित फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग। मिस्टर पुरोहित का होल्डिंग है 8% डिवेंचर 100 वाला। ठीक है, एज ए करंट एसेट उन्होंने होल्ड किया है। ठीक है, करंट एसेट है तभी तो हम लोग इसका अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का थोड़ी ना होगा, लॉन्ग टर्म तो ये रेवेन्यू होता ही नहीं, ये रेवेन्यू है, करंट एसेट है। ठीक है, तो 1/4/2001 का ओपनिंग बैलेंस बताया, फिर 1/7 का, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब जब पढ़ रहे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1/4/2001 ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट है 1,18,000। अच्छा, सेम क्वेश्चन दिया है क्या? नहीं, सेम नहीं दिया है,
पहला वाला डिजिट सेम है लेकिन पूरा क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम नहीं है, पहला डेटा सेम दे रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह। 1,18,000 का कॉस्ट है, कॉस्ट है 1,18,000, कॉस्ट मतलब मार्केट में जितने से हम लोगों ने खरीदा है, और ओपनिंग बैलेंस में नॉमिनल वैल्यू है 1,20,000, नॉमिनल वैल्यू मतलब जो इसका वैल्यू होना चाहिए 1,20,000 है, नॉमिनल वैल्यू यानी रुपीज में है, ठीक है, और कॉस्ट है 1,18,000। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है इसके बाद 1 जुलाई का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब इनका इंटरेस्ट का रेट भी देख लेते कब है, 31 मार्च क्लोजेस करते अपना बुक्स। अच्छा, इंटरेस्ट है 30 सितंबर और 31 मार्च, जो बॉन्ड इन्होंने होल्ड कर रखा है। अच्छा, 1 अप्रैल के बाद इंटरेस्ट आ जाएगा, 30 अप्रैल के बाद कौन सा डेट आएगा, अप्रैल के बाद आ जाएगा मार्च है, सितंबर है, सितंबर आएगा, 30 सितंबर आ जाएगा इंटरेस्ट का डेट, ठीक है। तब तक देखते हैं क्या क्या कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पर। 1 जुलाई को 100 डिवेंचर परचेज हुआ है 98x इंटरेस्ट, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को परचेज हुआ है 100 डिवेंचर 98x इंटरेस्ट, ठीक है, 98x इंटरेस्ट। अच्छा, उसके बाद 1 अक्टूबर आ जाएगा, लेकिन उसके पहले सितंबर में इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर का एक ट्रांजैक्शन बोल रखा है, क्या है ट्रांजैक्शन, सोल्ड 200 एट द रेट ऑफ 100x इंटरेस्ट, सोल्ड 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 101x इंटरेस्ट, 100x इंटरेस्ट, अच्छा, एट द रेट ऑफ 100x इंटरेस्ट, ठीक है, सितंबर अक्टूबर। फिर 1 को परचेज हुआ है 50, 1 आ गया मतलब 2002 आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार, देखो, हाँ, परचेज 250, परचेज हुआ है 50 एट द रेट ऑफ 98x इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, जैन के बाद देखते हैं कब है, फेब का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मार्च में इंटरेस्ट ड्यू होगा। फेब का ट्रांजैक्शन है सोल्ड 200 एट द रेट ऑफ 99, सोल्ड 200 एट द रेट ऑफ 99। अब एक्स इंटरेस्ट है कि कम, एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है, ये बता दिया है, एक्स इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, 1 फेब के बाद 31 मार्च आएगा जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो यहाँ पर 31 मार्च इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो ये इंटरेस्ट का ऐसे लिख लेते हैं, 31 मार्च, ठीक है, 2002 और 30 सितंबर 2001, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब बोला है इन्होंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को ही क्लोज, अच्छा, इनका बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को ही क्लोज होता है। ब्रोकरेज लगता है 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है, तो ब्रोकरेज जो है वो 1% करके लगेगा, और कौन से प्राइस पे लगेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे लगेगा। मतलब अगर कहीं पर भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट पे, ये देखो बता दिया, अगर नहीं भी बताता है ना तो ब्रोकरेज कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस पे लगता है। इंटरेस्ट हमेशा एक्सक्लूड करके ही ब्रोकरेज लगाना है। अगर एक इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो एक्सक्लूड करके इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ब्रोकरेज है 1%, और ब्रोकरेज जब जब सेल करेंगे, जब जब परचेज करेंगे, बोथ टाइम ही हमारा ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज का भी लिख लेते हैं, ब्रोकरेज है एट द रेट ऑफ 1%, ठीक है, ब्रोकरेज हो गया एट द रेट ऑफ 1%। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स एज्यूम फीफो मेथड, यहाँ पे फीफो मेथड बोला है। अब देखो यहाँ पर बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2002 99 करके हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 31 मार्च 2002 में 99 करके हो गया है मार्केट वैल्यू बॉन्ड का, सॉरी डिवेंचर का, ये डिवेंचर है, मार्केट वैल्यू इतना हो गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग फीफो मेथड से एंड में करेंगे ना तब देखेंगे क्या चेंजेस आता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को 8% रेट बोला है, डिवेंचर का रेट बोला है, रेट है, इंटरेस्ट रेट है 8%, ठीक है। हम लोग ना सबसे पहले सारा वर्किंग नोट लाइन बाय लाइन बना लेते हैं पहले, ताकि ना मुझे ज्यादा पेज इधर उधर ना करना पड़े। लेकिन तुम लोग अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखोगे ये ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्किंग नोट के वहां पर, ठीक है। पहला पेज सोल्यूशन के लिए रख दोगे और पीछे जो है पेजेस को यूज करोगे अपने वर्किंग नोट के लिए। हम यहाँ पर पहले इसीलिए कर ले रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, ठीक है। बाकी तुम लोग एग्जाम में प्रेजेंटेशन जैसे करना चाहिए, पहले सोल्यूशन उसके बाद जो है वर्किंग नोट, वैसे ही करोगे, ठीक है। इसके पहले जैसे पेज रख दिए उसी हिसाब से, लेकिन मैंने रखा नहीं है तो अब यहीं पर कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है,
वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से 1/4/2001, ठीक है। 1/4/2001 का ओपनिंग बैलेंस इतना दिख रहा है, कॉस्ट इतना दिख रहा है। अच्छा, अब ये जब हम लोग अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे तो टू बैलेंस बोल के ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था इस तरह के डिवेंचर का? इनका सितंबर और मार्च का होता है, तो ये अप्रैल है, ये वाला डेट अप्रैल है। तो लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू होगा ये बताओ, लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? अगर ये अप्रैल है तो लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, बोलो। 31 मार्च। 31 मार्च को ड्यू हुआ होगा, ठीक है। 31 ऑफ मार्च, करेक्ट। लेकिन ईयर कौन सा होगा ये भी बता दो, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। मतलब ईयर क्या लिखे, 2000, यहाँ 2 हो रहा है ना, तो इसके आगे मार्च कौन सा वाला आया होगा? ये अगर 2 है 1, और उसके दूसरे दिन ही हम लोग अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है, मतलब जिसने इन्वेस्ट किया, यानी उसका नाम क्या है यहाँ पर, मिस्टर पुरोहित, उनका अपना ईयर एंडिंग का प्रोसेस और कंपनी जिनसे उन्होंने डिवेंचर ले रखा है, मतलब जिनका डिवेंचर वो होल्ड करे, उनका एक ही पैटर्न है, ठीक है। तो कंपनी जिस दिन इंटरेस्ट दी है उसी के दूसरे दिन वो अपना ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं। तो क्या कोई इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा? इंटरेस्ट ड्यू तो तब होता है अगर होल्डिंग पीरियड चल रहा है। तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट मिला ही था, और नेक्स्ट दिन इन्होंने अपना अकाउंट जो है ब्रॉट डाउन करके दिखाया। तो जब हम लोग ये वाला दिखाएंगे तो क्या हमारा किसी भी तरह का इंटरेस्ट दिखेगा जैसे यहाँ पर दिख रहा था? क्या कोई भी इंटरेस्ट हमारा दिखेगा जैसे यहाँ दिखा था ओपनिंग वाले में? बताओ, बोलो, इंटरेस्ट दिखेगा कि नहीं? नो मैम, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा ना। हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर दिखा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नंबर करके ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल वैल्यू 100 है, कुछ नहीं बोलेगा, तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा नॉमिनल? हाँ, 1200, 1200 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका कॉस्ट तो हमारे पास है ही। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा वाला वर्किंग नोट कर लेते, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 में देखो, यहाँ पर परचेस किया है, 1 जुलाई को परचेस किया है। तो 1 जुलाई का वर्किंग नोट बना रहे, ठीक है। परचेस प्राइस, परचेस प्राइस लिख लेते हैं पहले। परचेस प्राइस कितना है, कितना डिवेंचर परचेस हुआ है, 198 एक्स इंटरेस्ट। तो 100 इंटू 98 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 98 करने से 9800। और ब्रोकरेज है तो यहाँ पर ऐड करेंगे ब्रोकरेज। अच्छा, इस पे ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका तो हमें कैलकुलेट करके दे ही दिया था कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1%। तो 1% मतलब 980 हो जाएगा, ऐड कर लो। अच्छा, एक्स इंटरेस्ट था ना, ये चेक करते हैं। हाँ, ये एक्स इंटरेस्ट था। मैम हाँ, 1% होगा 98 में। 1% 98 हो रहा है ना। अच्छा, हाँ, तभी मेरा आंसर मैचअप नहीं हुआ था। 9898 होगा, ठीक है। 1% ब्रोकरेज 9898 हो गया, ये हम लोगों ने परचेस कर लिया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये हमारा एक्स इंटरेस्ट परचेस प्राइस हो गया, लेकिन इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से कब तक का कैलकुलेट होगा? लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था उसके हिसाब से ये वाला देखो, जिनसे परचेस किया है उन्होंने उन्होंने भी सेम डिवेंचर ही होल्ड किया होगा। जब वो अपना डिवेंचर सेल कर रहे हैं तो वो अपना इंटरेस्ट जब लिए थे उसके बाद से जितना दिन होल्ड किए उतने दिन का वो देंगे। तो देखो लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? बोलो, इंटरेस्ट का 3 टाइम मंथ। पीरियड 3 मंथ। सेप्टेम्बर मार्च में हुआ था लास्ट, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का हो जाएगा। तो 100 इंटू 100, ये देखो 100 इंटू 100 इंटू 3/12 इंटू 8% कितना हो रहा है बताओ? 200 ऐसा कुछ हो रहा है शायद, देखो तो। क्योंकि 3/12 यानी 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2%, यानी 10,000 का 2%, 200। देखो 200 हो रहा है कि नहीं? यस मैम।
200 हो गया। अच्छा, अब वर्किंग नोट नंबर 3 पे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट यहाँ पर कौन दे रही है? ऐसा इंटरेस्ट जो दिख रहा है ये कंपनी दे रही है, ठीक है। ये सेल परचेस के अंदर इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अब कंपनी अपना इंटरेस्ट देगी तो उसने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था उसके बाद का वो चेक करेगी। उसने लास्ट दिया था 31 मार्च को। अब यहाँ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, बताओ कितना होगा। कितने मंथ का होगा पहले ये बताओ। इंटरेस्ट कितने मंथ का होगा? कंपनी तो अपना 6 मंथ, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा? कितना डिवेंचर है? 1200 और 100, हाँ 1300 पे, ठीक है। ये देखो 1200 था और 100 खरीद लिया गया तो 1300 पे मिल जाएगा इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू परसेंटेज इनटू 6/12। तो ये कितना हो जाएगा? 5200। अच्छा हाँ, 5200, 5200। यहाँ तक हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट वर्किंग नोट सेल हुआ है 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है, सेल हो रहा है 1 अक्टूबर को। तो सेल प्राइस देख लेते हैं कितना है। 200 एट द रेट ऑफ 100 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेल प्राइस हो जाएगा 200 एट द रेट ऑफ 100 एक्स इंटरेस्ट, मतलब 20,000। और क्योंकि ब्रोकरेज है, अभी ब्रोकरेज क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि ब्रोकरेज पे करके हमें पे करना पड़ेगा जब भी सेल करेंगे। तो ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1%। तो 20,000 का 1% कितना हो जाएगा? 200 होगा या 20 होगा? 200। 200 होगा। तो माइनस करने से 19,800, ठीक है। ब्रोकरेज देके परचेज कर लिया तो 19,800 हम लोगों का ये हो गया सेल प्राइस, ठीक है। ये सेल प्राइस हो गया। अब यहाँ पर हमें 2-3 चीज देखना पड़ेगा। एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि जब बेच रहे तो कितना इंटरेस्ट लेके बेचेंगे, ठीक है। और देखना पड़ेगा कि कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट इंटरेस्ट यहाँ पर ड्यू हुआ था। अब जो बेच रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मिस्टर, लगेगा। इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि जस्ट उसके बाद वाला डेट ही है। तो नो इंटरेस्ट, क्योंकि टाइम तो यहाँ पर कुछ भी ड्यू नहीं हुआ, ठीक है। तो नो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट या लॉस तो चेक करना पड़ेगा। तो सेल करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये कौन सा वाला है? ये है वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पर बना लेते वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है, ताकि एक ही पेज में हो, इसीलिए हम कर रहे हैं। तुम लोग ऐसे करके मत करो, तुम लोग अपना स्पेस लेके पूरा करो, ठीक है। नहीं तो मुझे ये पेज वो पेज करते करते टाइम चला जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 5 यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ डिवेंचर जो सेल हुआ। अब फीफो मेथड में बोला था, ठीक है। तो हम लोग अगर 200 यूनिट सेल कर रहे हैं, हमारे पास पहले तो 1200 यूनिट था, तो यहाँ से आराम से बेच सकते हैं। फीफो बोला है तो क्या हो जाएगा? 1200 यूनिट हम लोगों ने कितने में परचेस किया था? 1,18,000 में, ठीक है। तो 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200, तो एक एक डिवेंचर का कॉस्ट पता चल जाएगा। इंटू 200 का पता कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। देन उसको सेल वैल्यू से हम लोग कंपेयर करके चेक करेंगे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो देखो कितना हो रहा है। 19666। 19666 होगा या 7 करना पड़ेगा? देख लो एक बार। 7 करना पड़ेगा क्योंकि हाँ 0.666। हाँ, वही चीज, वो एक बार देख लेना है राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, 1967 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1967 ये हो रहा है। तो पहले एक और 6 आएगा। और एक बार 6 आएगा। अच्छा, 118,123,30 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 200। हाँ, अच्छा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उसके लिए देखो कितने में सेल किया है? 19,800। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है बताओ? माइनस करने से पता चल जाएगा। 133।
133 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है परचेज, ठीक है। परचेज हो रहा है, कौन से डेट पे परचेज हो रहा है, फर्स्ट ऑफ जैन में परचेज हो रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर लिख लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6, ठीक है। परचेज 112 में 2002 में परचेज हो रहा है। कितना परचेज हो रहा है, 50 यूनिट 98 एक्स इंटरेस्ट करके, तो 50 इंटू 98, ठीक है। तो 50 इंटू 98 कितना हो रहा है, 4,900। अच्छा 4,900। अच्छा, यहाँ पर इन ब्रोकरेज लगेगा, ब्रोकरेज क्वेश्चन में रहेगा तो हमेशा हमें ब्रोकरेज का ध्यान रखना है, 1%, तो कितना हो जाएगा 49 तो ऐड करने से 4949, ठीक है। ये हो गया परचेज प्राइस। अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 50 यूनिट पे 100 रुपीज, इंटरेस्ट रेट 8% डिवाइडेड बाई 12, ये तो होगा ही। बाकी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कितने दिन बाद हम लोग सेल कर रहे हैं, उतने दिन का इंटरेस्ट ले लेंगे उस पर्सन से जिनको हम लोग सेल कर रहे हैं। तो लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ 3 था, मंथ। सितंबर में हुआ था। 3 मंथ्स हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, सितंबर कंप्लीट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग चेक करेंगे, 100 थ्री रुपया। 100 रुपया, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया 100 रुपीज। अच्छा, उसके बाद ये वाला कैलकुलेशन, सेल कर रहे हैं 1 फेब में, ठीक है। 1 फेब में सेल कर रहे हैं, तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ये था 6, यहाँ पर 7 कर लेते हैं। सेल सेल कर रहे हैं 299 करके, 200 इंटू 99, ब्रोकरेज लेस हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1%, 19,800, 19,800। 19,800, और ब्रोकरेज 1% लगने से 198, 198। 198, और दोनों को ऐड करने से लेस होगा, ऐड तो नहीं होगा, लेस होगा, सेल कर रहे हैं ना। 19,602। 19,602, 19,602, हाँ सही हुआ है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा सेल करके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब सेल कर रहे हैं तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लिए होंगे, देखो लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था, 4 मंथ। सितंबर, हाँ यहाँ पर आ जाएगा सितंबर, यहाँ तक 3 मंथ्स था, ये था 1 जैन, तो 1 फेब, यानी 4 मंथ्स हो जाएगा, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 4/12, देखो कितना होता है, 533.33। 533.33, तो 533 ले रहे, 0.33 हटा देते, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इंटरेस्ट। अच्छा, और लास्ट जो है इस पे हमें प्रॉफिट या लॉस वो भी चेक करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे उसके बाद। तो ये पीछे का पेज हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट नंबर 8, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 8। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सेल, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सेल, ठीक है। अब फीफो है, तो हमारे पास पहले 1200 यूनिट था, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सेल किया था 200, तो 1000 यूनिट बचा हुआ था, उसमें से ही हम लोग 200 सेल कर सकते हैं आराम से। तो 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 200, कितना हो जाएगा, 19667। 19667, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेल कितने में हुआ है, 19602, तो प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस हो गया ना, सेल तो कम में हो गया। 19, ये देखो सेल प्राइस कितना है, 19602, 19,602 जो है वो है सेल प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आ गया 19,667, तो इसका मतलब लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, माइनस करने से 646। 646, 46। 46 या 64, 65। 65 आ रहा है, हाँ 65 आएगा।
अच्छा ये 65 आएगा, 65 या 64 ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च 2002, वर्किंग नोट नंबर 9, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 ऑफ मार्च 2002। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, जितना बैलेंस बचा हुआ है हम लोगों के पास डिवेंचर, ठीक है। तो कितना बचा हुआ है ये देखो, 1200 था, उसमें से सेल हुआ है 200 और यहाँ पर 200, 400, मतलब यहाँ पर कितना बचा होगा, मतलब ऐसे कर लेते हैं 1200 प्लस 100, जैसे जैसे हुआ है 850। वैसे। अच्छा 1200 प्लस 100, ये हम लोगों ने परचेज किया, 1200 के बाद 100, फिर -200 प्लस 50, फिर -200 प्लस 50, -200 प्लस 50, और 50 परचेस करने के बाद फिर से -200। अब देख लो ठीक से कितना हो रहा है, 950। 950, ठीक है। इंटरेस्ट इतने पे लगेगा, इंटरेस्ट ऑन इतना, नंबर ऑफ डिवेंचर ऑन, ये लिख देते हैं, फिर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 950 डिवेंचर पे फेस वैल्यू 100 करके 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 तो होगा ही। अब यहाँ पर कौन इंटरेस्ट दे रहा है, कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है। अगर कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है तो कितने दिन का इंटरेस्ट होगा, कंपनी अपना लास्ट 6 इंटरेस्ट ड्यू महीना। देखे, 6 महीना, 6 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मंथ्स का हम लोग, 3800। अच्छा 3800, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जो फीफो मेथड करते हैं वो वाला एक बार चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला था कि ईयर एंड में इनका मार्केट वैल्यू बता दिया था, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो वर्किंग नोट नंबर 10 बनाते हैं, इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 10, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे हम लोगों ने बनाया था वैसे ही बना लेंगे। पहले था 1200, ठीक है, 1200, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर सेल प्राइस, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। 1200 का प्राइस है 1,18,000, 1,18,000, ठीक है। फिर इसके बाद परचेज हुआ था, ये देखो यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, 100 यूनिट परचेज हुआ था, ठीक है। तो टोटल यूनिट 1300 बन गया, और 100 यूनिट परचेज का प्राइस कितना आया था, ये देखो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 9898, ठीक है। परचेज प्राइस आया था 9898, 9898, टोटल करेंगे 898, 1,27,898, ठीक है। अब उसके बाद सेल हुआ है 200 यूनिट, और इससे हमें कॉस्ट लेस करना है, सेल प्राइस यहाँ पर लिखेंगे। तो जो सेल हुआ है उसका सेल प्राइस है 19,800, यहाँ पर लिखेंगे सेल प्राइस 19,800, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और इस पे जो कॉस्ट आया था 19,667, 19,667, और प्रॉफिट हुआ था 133, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है ना, तो वहां से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस करने से कितना आता है, ये वाला वैल्यू, ये टोटल भी एक बार चेक कर लेते सही हुआ है कि नहीं। 1,18,000 प्लस 9898, 1,27,898, हाँ ठीक आया, माइनस 19,667, तो ये आ गया 1,08,231, ठीक है। ये बचा हुआ वैल्यू आफ्टर सेल 200 यूनिट। उसके बाद फिर से परचेज हुआ है 50 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर 50 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 1150, और इसका कॉस्ट देख लेते हैं 50 यूनिट का कॉस्ट। ये देखो 50 यूनिट का 4949 है, 4949 लिख के ऐड कर लेते हैं, 4949, ठीक है। तो इसमें ऐड कर लेते हैं 4949, ठीक है। तो ये आ गया 1,13,180, ठीक है। ये वाला आ गया 1,1500 का, 1,150 का। अच्छा उसके बाद 200 सेल हो जाएगा, यही वाला लास्ट ट्रांजैक्शन है, 200 सेल हो जाएगा। यहाँ पर सेल प्राइस बुक करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 19,667, 19,667, ठीक है। और सेल प्राइस ऑफ डिवेंचर 19,602, 19,602, लॉस है 65, ठीक है। यहाँ पर लॉस है 65, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐसे लॉस लिख देते हैं, ठीक है। ये है प्रॉफिट, क्योंकि दोनों चीज आया है ना, तो यहाँ पर मेरा कॉलम क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के। तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब ये माइनस करना पड़ेगा इसका वैल्यू, -19,667,
7 ठीक है, तो ये कितना आ गया 93,513 और बचा कितना, ये कितना हो जाएगा 950 ठीक है, 950 नंबर ऑफ डिवेंचर बच गया और कॉस्ट इतना आ गया, यहाँ 950 दिख रहा था, लेकिन इन्होंने अपना एक मार्केट प्राइस बता रखा है, ठीक है, वो लिखेंगे आप, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा, उसका इफेक्ट देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना बताया है, देखो 99 बताया, तो 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बच जा रहा है उसका आज के डेट का मार्केट वैल्यू 31 मार्च का, तो 99 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना आता है 94050। 94050 अच्छा, हाँ 94050 अच्छा। अब हमारा कंसेप्ट ये होता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कौन सा कम है, ये कम है कि ये कम है, ये वाला कम है कि ये कम है, ये कॉस्ट है, ये कम है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी जो लोअर होगा, लोअर तो कौन से वाले से बुक हो जाएगा, ये वाले से, विच एवर इज लोअर दैट इज 93,513। यहाँ पर बाई चांस यही वाला वैल्यू आ गया, अगर यहाँ पर दूसरा कोई वैल्यू आता तो सिर्फ बैलेंस करने से इसीलिए नहीं होगा, डायरेक्ट बैलेंस करके हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, जो लास्ट वाला वैल्यू आएगा उसको हम लोग वैसे नहीं लिख सकते। अब देखो मैंने यहाँ पर जो नोट लिखवाया था वहां पर ऐसा कुछ पॉइंट लिखवाया था कि कैसे कौन से वैल्यू में हमें रिकॉर्ड करना है, हम लोग कर रहे हैं करेंट एसेट का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू, देखो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू की बात है, मार्केट वैल्यू बोलो या फेयर वैल्यू, और कॉस्ट ये दोनों में जो लोअर होगा वह उसी पे हमें रिकॉर्ड करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन में दो चीज आ जाए, तो जैसे ये वाले क्वेश्चन में आया था, ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो लोअर होगा उसी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखो पूरा चीज हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग जस्ट इसका सोल्यूशन जो है अकाउंट बना के कर लेंगे, देखो कैसे होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट for the year ended 31st of March 2002 ठीक है, स्क्रिप्ट जो है 8% डिवेंचर, मतलब कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, 8% डिवेंचर ऑफ पी लिमिटेड, ठीक है, पी लिमिटेड में। इंटरेस्ट पेबल कैसा है, देखो इंटरेस्ट पेबल ऑन 30th of September एंड 31st of March। डेट पर्टिकुलर्स नंबर इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर्स नंबर इंटरेस्ट कॉस्ट। अच्छा अब देखो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर डेट लिख लेते हैं तो और भी जल्दी हो जाएगा, तो पहले तो ब्रॉट डाउन होगा, क्वेश्चन देख के कर लेते हैं, ये देखो पहले ब्रॉट डाउन होगा 1/4/2001 टू बैलेंस बीडी 1200 और कॉस्ट था 1,18,000 ठीक है। इंटरेस्ट जो है कुछ नहीं लगा था हम लोग का, क्योंकि देखो सेम डेट पे ही था, ठीक है, जिस दिन अकाउंट ओपन हो रहा है ऑलरेडी उसके पहले दिन इंटरेस्ट ले रखा था, तो एक्रूड पीरियड ही कुछ जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद परचेज हो जाएगा 1 जुलाई को, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जुलाई 2001 टू बैंक परचेस कर रहे हैं, ठीक है, कितना यूनिट परचेस कर रहे हैं यहाँ पर दिखेगा 100 यूनिट 9898 से, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100 यूनिट 9898 से, लेकिन इंटरेस्ट के लिए हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में इंटरेस्ट मिल जाएगा 200, ठीक है, तो वर्किंग नोट का नंबर दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट 1, ठीक है, यहाँ पर हो गया वर्किंग नोट 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, परचेस के बाद इंटरेस्ट का डेट आया 30th of September, परचेस के बाद इंटरेस्ट का डेट आ जाता है 30th of September 2001 बाई बैंक, ठीक है,
इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट था, यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो 5200, यहाँ पर लिख देते हैं 5200। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद सोल्ड हुआ है 1 अक्टूबर को, इधर आएगा एंट्री, ठीक है। 1 अक्टूबर को सेल हुआ है, तो 1 अक्टूबर 2001 को सेल हुआ है, सेल होने से बाई बैंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितना यूनिट सेल हुआ था, पहला 200, दो बारी 200 यूनिट करके है, तो 200 यूनिट, ये देखो 19667, ये कॉस्ट प्राइस है, हम लोग को सेल प्राइस लिखना है 19800, हम लोग सेल प्राइस रिकॉर्ड करते हैं 19800, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट या इंटरेस्ट को बुक करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी देख लेते हैं, सेल हुआ है इतना, और अच्छा इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया था हम लोगों ने, अच्छा ये इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 यूनिट, इसका शायद इंटरेस्ट नहीं जनरेट हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था। टाइम देखो, हाँ टाइम कुछ नहीं आया था, तो नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 0 आया था, ठीक है, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो 19800 और कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कुछ ड्यू हुआ ही नहीं, 1 अक्टूबर, सितंबर के बाद ही तो अक्टूबर आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट बुक करते हैं, 1 अक्टूबर 2001 में प्रॉफिट बुक करेंगे 2PL बोल के, वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 5, तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, ये रहा 133, ठीक है, 133 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 1 अक्टूबर हो गया, आफ्टर दैट 1 अक्टूबर के बाद 1 जैन परचेज हुआ है 50 यूनिट, 1 जैन 2002, टू बैंक परचेज हुआ है 50 यूनिट, वर्किंग नोट नंबर 6, ठीक है, ये 5 था, वर्किंग नोट नंबर 6, 50 यूनिट, कितना करके 4949, इंटरेस्ट 100, 4949 और इंटरेस्ट 100, 4949 और इंटरेस्ट 100, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 1 जैन के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है, 1 फेब सेल हो गया है, अच्छा 1 फेब में सेल हो गया है, ठीक है, तो 1 फेब यानी 1/2/2002 बाई बैंक सेल हो गया था 200 यूनिट, ठीक है, और वर्किंग नोट नंबर 7 हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 7, ठीक है। अच्छा, 1 फेब को देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पर सेल हुआ है 19602, इंटरेस्ट 533, 19602, 19602 और इंटरेस्ट 533, और इस पे लॉस हुआ था, इस पे लॉस हुआ था, ये वाले सेल पे बाई PL, इसका वर्किंग नोट बन जाएगा, और लॉस हुआ था 65 रुपीज हम लोग का। अच्छा, PL कितना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पर PL तो रिकॉर्ड कर लिया, वर्किंग नोट नंबर 8 हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 8, ठीक है। 1 फेब का कैलकुलेशन हो गया, 1 फेब के बाद आ जाएगा 31 मार्च, इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसके बाद ईयर एंड का भी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो पहले 31 मार्च का हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, 31 मार्च 2002, इंटरेस्ट ड्यू होने से बाई बैंक हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट का कॉलम में लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 9 हो जाएगा, इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा ये वाला 380, 3800, 3800, 3800। अब यहाँ पर 31 मार्च 2002 को और एक बार एंट्री होगा बाई बैलेंस CD, ठीक है, कितना यूनिट बच गया, इसका वर्किंग नोट नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 10, कितना यूनिट बच गया, ये वाला यूनिट बच जाता है 950, 93513 में रिकॉर्ड होगा, 950, 9
3513 93,513 में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो उसका इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। इसका ड्यू इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा ना। 31 मार्च को हम लोग, क्या कोई इंटरेस्ट होगा, पहले ये सोचो। 31 मार्च को तो कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, अब हमारा अकाउंट ईयर एंड भी 31 मार्च को ही हो रहा है, तो जो भी डिवेंचर बचे हैं, क्या एक ही दिन में इंटरेस्ट ड्यू होगा? नहीं होगा ना, 1 अप्रैल से होना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर कोई इंटरेस्ट आएगा, बताओ, बोलो, कोई इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। बस अब इसको टैली करो, टैली हो जाएगा। यहाँ पर 200 200 400 और यहाँ पर 950 कितना हो जाएगा? 1350, ठीक है। ये 1350 हो गया। अच्छा यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर 1200 और 100 1350, ठीक है। 1350 अच्छा इंटरेस्ट का भी चेक करते हैं, इंटरेस्ट का कितना आएगा? इंटरेस्ट का बैलेंस आ सकता है ना। इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट कितना हुआ है? 5200 चेक करते हैं, देखो 5200 क्रेडिट है इंटरेस्ट, 533 क्रेडिट है और 3800 क्रेडिट है, ठीक है। टोटल क्रेडिट है 9533, 9233 आएगा बैलेंस। बैलेंस 9233 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेट कौन सा लगाना चाहिए? 31 मार्च ही लगेगा, ईयर एंड जब होता है। 2002 क्या बोल के रिकॉर्ड होगा? टू पीएल बोल के। इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर? पीएल बोल के। पीएल का यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे। इंटरेस्ट से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैंने गलती से लगा दिया, यहाँ पर हो जाएगा 9233, ठीक लिखा है मैंने? 9233 होने से तो 5 नहीं, तब तो 500 नहीं हो रहा है, ये गलत लिखा है क्या मैंने? 9533। मैम 235 ओ हो गया। हाँ, हो रहा है, हाँ मैंने ये 200 नहीं देखा, वही ठीक है, हो रहा है। अच्छा अच्छा, अब ये वाला टोटल कर लेते हैं, 19800 और ये 19602, प्लस 65 प्लस 93513, 1,32,980, 1,32,980, ठीक है। ये कॉस्ट का इधर बैलेंस आ रहा है और इधर माइनस कर लेते हैं, -11830 -9898। 132980। अच्छा बैलेंस, हाँ मतलब ये टोटल आ रहा है, बैलेंस तो कुछ नहीं आ रहा है। यस मैम। बैलेंस आएगा भी नहीं, क्योंकि बैलेंस किधर आना चाहिए? देखो सिंपल सा लॉजिक है, बैलेंस तो इधर आना चाहिए ना। ये कौन सा बैलेंस है? कॉस्ट का। तो सारे डिवेंचर का कॉस्ट तो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, ओपनिंग का जो परचेस किया, ठीक है। ये देखो परचेस किया था, यहाँ पर सेल किया था, ये सब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, सेल पे लॉस, सेल पे प्रॉफिट। तो यहाँ पर 950 जो बच गया उसका कॉस्ट लिखने से तो ये दोनों साइड टोटल टैली हो जाएगा ना, जितना खरीदा जितना सेल किया जो बचा उसका। तो अगर यहाँ पर लिख ही लिया तो बैलेंस कुछ नहीं आएगा। बैलेंस कहाँ पर आना चाहिए? अगर हम लोग नहीं लिख के बैलेंसिंग फिगर करते हैं वो गलत अप्रोच होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो चेक करना होता है अगर मार्केट प्राइस रहता है तो। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट प्राइस कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाया क्योंकि कॉस्ट ही हम लोग का कम आया, लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम होता तो फिर यहाँ पर बैलेंस करके लिखने का मतलब गलत हो जाता है, ठीक है। हम लोग बैलेंस करके लिख नहीं सकते। तो इस तरह से ये वाला क्लोज हो गया। तो देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन था जो हम लोगों ने, ये पहला वाला भी इक्विटी शेयर का है, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 भी इक्विटी शेयर का है। अब यहाँ पर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इक्विटी शेयर का है, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए कहाँ से कर सकते हो हम ये बता देते हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है एक बार बता देते हैं कैसे करके करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। ये यहाँ पर होमवर्क लिखते हैं, ये देखो, मतलब तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये चैप्टर लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का मैटर है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन 11 पढ़ोगे तुम लोग को इक्विटी शेयर दिखेगा, लेकिन जहां जहां इक्विटी शेयर है उस ट्रांजैक्शन को
पढ़ो ही मत, ठीक है। जहां जहां इक्विटी शेयर है वो सारे ट्रांजैक्शन को पढ़ना ही नहीं है। इक्विटी शेयर के अलावा जहां पर ये देखो बॉन्ड भी है, मतलब ये वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली जहां पर बॉन्ड का बात हो रहा है वो वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो, ठीक है। जहां जहां बॉन्ड का ट्रांजैक्शन है वो पढ़ते जाओ। और ये बॉन्ड अकाउंट देखो, यहाँ पर भी जहां पर इक्विटी शेयर दिखेगा, डिविडेंड, ये सब इक्विटी शेयर जहां भी दिख रहा है वो सब ट्रांजैक्शन को पढ़ना ही नहीं है तुम लोग को, ठीक है। बॉन्ड का इंटरेस्ट देखो और उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर करके दिखाओ। ये देखो दो बनाए रखा है, मतलब दोनों को कंबाइनली दे रखा है। एक इन्वेस्टर है जिसने इक्विटी पे भी इन्वेस्ट कर रखा है और डिवेंचर में भी किया है, तो उसका अकाउंट हमें बनाने बोला है। तो मिस्टर ब्राउन का अकाउंट है जो बॉन्ड में भी पैसा